स्वागत है आपका हमारे चैनल KTV स्टोरी में, जहां आपको सुनने मिलती है दिलचस्प तिलिस्मी जादुई कहानियां। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि अगर आपके पास भी ऐसी ही दिलचस्प और मज़ेदार कहानियां हैं तो आप हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। ईमेल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। टेलीफोन का तार पोल से अलग करने के बाद वह सब इमारत के कंपाउंड में आ गए। पूरी इमारत अंधकार में डूबी हुई थी, इसलिए कि उन्होंने बिजली के तार पहले ही काट दिए थे। ये आने वाले संख्या में 10 थे। एक पिछली चारदीवारी के पास इस प्रकार खड़ा हो गया था कि पूरे कंपाउंड पर नजर रख सके। दूसरा नौकरों के क्वार्टरों के निकट खड़ा रहा। तीसरा इमारत के सदर दरवाजे पर जम गया और शेष 7 इमारत के अंदर दाखिल हो गए। फिर 4 तो पूरी इमारत में फैल गए और 3 एक कमरे का ताला तोड़कर अंदर दाखिल हो गए। कमरे में कोई मूल्यवान वस्तु नहीं थी। एक और पुराने मगर बड़ी बड़ी ट्रंक एक दूसरे पर रखे हुए थे। एक और एक पुराना सोफा पड़ा हुआ था और इधर उधर कुछ फटे पुराने कपड़े टंगे हुए नजर आ रहे थे। एक सोफा उधेड़ने लगा और दूसरा जल्दी जल्दी ट्रंक हटाने लगा। तीसरा सतर्कता के साथ खड़ा रहा। उसके दाहिने हाथ में रिवॉल्वर था और बाएं हाथ में जलती हुई टॉर्च थी। सोफे के अंदर से 100 के नोटों की गड्डियां बरामद हुई और सबसे निचले वाले ट्रंक से जब लिहाफ निकालकर फाड़ा गया तो उसमें से भी 100 की बहुत सारी नोटें बरामद हुई। उन्होंने 2 खली थैलों में नोटें भरी। फिर जो बाकी बची उन्हें उन तीनों ने अपने पतलूनों और कोटों की जेबों में ठूंस ली और फिर टॉर्च बुझाकर तीनों कमरे से बाहर निकल आए। उन्हीं के साथ वह चारों भी बाहर निकले थे जो इमारत के अंदर फैले हुए थे। फिर जैसे ही 10 एकत्रित होकर पिछली चारदीवारी की ओर बढ़ने लगे, वैसे ही पीछे से फायरिंग आरंभ हो गई। उन 10 में से एक ने अट्टहास लगाया, फिर गरज कर बोला, मेरा नाम रंधा है, मैं अपना काम कर चुका और अब वापस जा रहा हूं, इस चेतावनी के साथ कि अगर किसी ने मेरा पीछा किया तो वह अपनी मौत का खुद जिम्मेदार होगा। फिर फायरिंग करते हुए वह 10 पिछली चारदीवारी के पास आए और बारी बारी दीवार फलांग कर दूसरी ओर कूदने लगे। अचानक एक आदमी की पसली में गोली लगी और वह चीख मारकर गिर पड़ा। उसके एक साथी ने फौरन उसे उठाकर पीठ पर लादा और दूसरे साथी की सहायता से दीवार पर चढ़कर दूसरी ओर कूद गया। जिसने गर्जना की थी और अपना नाम रंधा बताया था, वह अभी तक सीना ताने खड़ा था। जब 9वां आदमी दीवार पर चढ़ने लगा तो उसने उससे कहा, तुम सब आगे बढ़कर मेरी प्रतीक्षा करो, मैं एक का उत्तर 2 से दिया करता हूँ। 9वें आदमी के कूद जाने के बाद वह भी दीवार फलांग कर दूसरी ओर कूद गया। उसके साथी एक और भागते चले जा रहे थे, मगर वह वहीं एक जगह आड़ लेकर बैठ गया। रिवॉल्वर जेब में रखा और कंधे से टॉमी गन उतारकर दीवार की ओर देखते लगा। कुछ ही क्षण बाद उसे उसी इमारत के कंपाउंड में आदमियों के चलने की आहट महसूस हुई। फिर उसने अनुमान लगाया कि वह लोग पिछली दीवार की ही ओर आ रहे हैं। उसने टॉमी गन की नाल दीवार की ओर उठा दी। फिर उसे आवाजें सुनाई देने लगी। कंपाउंड में लोग इस प्रकार की बातें कर रहे थे, फोन करना बेकार है, चलो चारदीवारी की दूसरी ओर देख लिया जाए। मेरी भी यही राय है, अभी वह अधिक दूर नहीं गए होंगे। अगर हम लोग पुलिस के चक्कर में पड़े तो पुलिस के आते आते वह न जाने कहां निकल आएंगे। फिर आवाजें बंद हो गईं और उसके बाद कंपाउंड की ओर से 2 आदमी पिछली दीवार पर चढ़े और दूसरी ओर कूदने ही जा रहे थे कि तड़ातड़ 2 फायर हुए। दोनों गोलियां उन दोनों के सीने पर पड़ी थी। एक चीख कर कंपाउंड में गिरा था और दूसरा चीखता हुआ दूसरी ओर गिरा था। रंधा ने बदला ले लिया है, वह कर्ज रखने का आदी नहीं है। ये कहते हुए उसने अट्ठास लगाया और टॉमी गन कंधे से लटकते हुए उसी ओर भागा जिधर इसके साथी भागे थे। कुछ दूर जाने के बाद रंधा ने मुख से एक विचित्र प्रकार की आवाज निकाली। उत्तर में उसे वैसी ही एक दूसरी आवाज सुनाई दी। वह आवाज की ओर दौड़ पड़ा। कुछ ही दूर जाने पर उसके साथी मिल गए। जख्मी की क्या दशा है? रंधा ने पूछा। 2 दिन से अधिक जीवित न रह सकेगा सरदार, एक ने कहा। अच्छा, तुम लोग इसे यहीं रहने दो, मैं इसे अपने साथ ले जाऊंगा और ठीक 2 घंटे बाद तुम लोगों से मिलूंगा। थैले भी यहीं छोड़ जाओ, रंधा ने कहा। वह लोग थैले वहीं रखकर एक और चल पड़े। जब वह नजरों से ओझल हो गए तो रंधा ने जेब से पेट्रोल भरी एक शीशी निकाली और उसे अपने जख्मी साथी के कपड़ों पर खाली करके कपड़ों में आग लगा दी और फिर उसकी खोपड़ी पर एक फायर भी कर दिया। उसके बाद दोनों थैले पीठ पर लाद कर इत्मीनान से एक ओर बढ़ता चला गया।
2 घंटे बाद एक आलीशान इमारत में अपने 8 साथियों सहित बैठा हुआ रंधा शराब पी रहा था। उन्हें देख कोई भी यह नहीं कह सकता था कि वह डाकू है। रात का समय था। रंधा अपने 5 साथियों को लेकर एक इमारत में दाखिल हुआ। हमेशा की तरह उसने इस इमारत में दाखिल होने से पहले बिजली का तार अलग कर दिया था, इसलिए पूरी इमारत में अंधेरा था। 3 को उसने पहरेदारी पर लगाया और 2 को साथ लेकर एक कमरे में दाखिल हो गया। कमरे में मसहरी पर एक आदमी सो रहा था। रंधा ने टॉर्च का प्रकाश इधर उधर डाला, फिर सोने वाले की आंख पर रोशनी डाली। सोने वाला पहले कुलबुलाया, फिर आंखें खोली। उसके बाद हड़बड़ाकर उठ बैठा और हकलाने लगा। तुम लोग कौन हो? मैं रंधा हूं। रंधा ने बड़ी इत्मीनान से कहा। तुम झूठ बोल रहे हो, उस आदमी ने कहा। रंधा तो जेल में था और उसे फांसी की सजा हो गई थी। ठीक कह रहे हो, मगर तुम्हें लूटने के लिए मैं जेल से बाहर आ गया, रंधा ने कहा। फिर फुफकार कर बोला, रंधा को झूठा कहने वाला जिंदा नहीं रहता, मगर कुछ कारणवश मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया है। लाओ चाबी निकालो और यह भी सुन लो कि रंधा को कोई जेल में रख ही नहीं सकता। मम, मेरे पास चाबी नन नहीं है। वह आदमी फिर हकलाया। क्या मरना ही चाहते हो? रंधा गरजा। उस आदमी ने चुपके से चाबी निकालकर रंधा को दे दी। रंधा ने अपने एक साथी को चाबी थमा दी। वह आदमी चाबी लिए हुए मसहरी के नीचे घुस गया। उसने मसहरी के नीचे की कालीन हटा दी और एक जमीन बंद तिजोरी उसे दिखाई दी। उसने चाबी से तिजोरी खोली। रंधा अपने दूसरे साथी के साथ खड़ा उस मसहरी वाले को देखता रहा। फिर उसने मसहरी के नीचे वाले साथी की आवाज सुनी। तिजोरी में केवल 2.5 लाख है सरदार, और थोड़े से सोने के बिस्किट हैं। जो कुछ भी मिला है उसे लेकर बाहर आ जाओ, रंधा ने कहा। फिर मसहरी वाले आदमी से बोला, और रुपये कहाँ हैं? बैंक में, उस आदमी ने कहा। बैंक में तो थोड़े से रुपये हैं, रंधा ने कहा। यह तो काला रुपया है। तुम पुलिस में रिपोर्ट भी दर्ज न करा सकोगे कि तुम्हारे यहां से कितने रुपये चोरी गए हैं। मेरे पास अब कुछ नहीं है, उस आदमी ने कहा। क्या तुम रंधा को मूर्ख समझते हो? रंधा ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारे पास जो कुछ है उसे मैं जानता हूं। अगर वह सब चुपचाप मेरे हवाले कर दोगे तो मैं वादा करता हूं कि उसका 1/4 भाग यहीं छोड़ जाऊंगा, और यदि तुमने आपत्ति की तो मैं सबसे पहले तुम्हारे परिवार के एक एक आदमी को चुन चुनकर मार डालूंगा। उसके बाद तुम्हारी जबान काटकर इसी कमरे में बंद के दूंगा और फिर इस इमारत में आग लगा दूंगा। और यह तो तुम अच्छी तरह जानते हो कि रंधा जो कुछ कहता है वह कर डालता है। मुझे एक बात बता दो, उस आदमी ने कहा। पूछो, मुझे जल्दी नहीं है, रंधा ने कहा। तुम्हें यह कैसे मालूम हो जाता है कि रुपये कहाँ रखे हैं? तुम कारोबारी आदमी हो। जब तुम अपने दांव पेंच किसी को नहीं बताते तो फिर भला मैं तुम्हें अपनी बात कैसे बता सकता हूं? रंधा ने कहा। हाँ बताओ, और रुपये कहाँ है? उस आदमी ने शीशे वाली इमारत की ओर संकेत किया। फिर रंधा के मानने पर उसकी भी चाबी दे दी। उस अलमारी से भी नोटें निकाली गई। रंधा ने अनुमान से 1/4 नोटें अलग करके शेष 3/4 नोटें तथा सोने के बिस्किट थैलों में भरवाए, और जब चलने लगा तो उस आदमी ने कहा, मेरी एक इच्छा है, कहो। किसी को यह न मालूम होने पाए कि मेरे घर से तुम्हें कितने रुपए मिले हैं। मुझे स्वीकार है, रंधा ने कहा, और सारे साथियों सहित थैले लिए हुए इमारत से बाहर निकल आया और फिर अपने साथियों से अलग हो गया। इस बार भी थैले उसी के पास थे। ठीक 2 घंटे बाद वह नगर के एक आलीशान होटल में अपने साथियों से मिला। यह नगर का वह भाग था जहां आधी रात व्यतीत होने के बाद भी चहल पहल रहती थी। इसका कारण यह था कि शरीफों की इस बस्ती से मिला हुआ वह भाग था जो रेड लैंप एरिया कहलाता था। किसी जमाने में यहाँ रातों में खोए से खोए छिलते थे। लोगों की नजरें ऊपर ही की ओर उठी रहती थी। मगर कई वर्ष पहले जब यहाँ का कूड़ा पूरे नगर में फैला दिया गया था तो यहाँ नाच गाने का बोर्ड लग गया था। मगर पुराने ग्राहक, शौकीन मिजाज तथा औसत आमदनी वाले अब भी रातों में यही मंडराते रहते थे। इस चहल पहल का एक कारण यह भी था कि यहाँ एक आलीशान होटल था जिसमें 84 कमरे थे, और संध्या होते ही उस कमरों में वह कूड़े भरने लगते थे जो पूरे शहर में फैला दिए गए थे। यहाँ हर धर्म के हर प्रकार के लोग नजर आते थे। ठीक 12 बजे रात को उसी होटल के 6 कमरों के द्वार एक साथ खुले और हर कमरे से एक एक आदमी निकलकर सीढ़ियों की ओर बढ़े। नीचे आकर सब मिल गए और एक साथ चलने लगे। कुछ दूर जाने के बाद वह सब एक चौड़ी गली में मुड़ गए।
इसी गली में सेठ दुमिचंद का 3 खंडों वाला मकान था। मकान पुराने ढंग का था और 2-3 वर्ष पहले उसे नया बनाने का भी यत्न किया गया था। मकान का सदर दरवाजा जालीदार लोहे का था। दीवारें इतनी ऊंची थी कि उन्हें पार करने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता था। गली में चाय की दुकानें थी। वो आमतौर से 1 बजे रात तक खुली रहती थी और आज भी खुली हुई थी। वह 6 आदमी लोहे के फाटक तक आए। फाटक बंद था। फाटक के दूसरी ओर एक सशस्त्र संतरी स्टूल पर बैठा ऊँघ रहा था। फाटक के पास इतने आदमियों को देखकर वह चौंका और फिर इसके कि वह उठे। जाली के अंदर से गुजरती हुई राइफल की नाल उसके सीने से जा लगी। फिर उनमें से एक ने मंद मगर फुफकार भरी आवाज में कहा, फाटक खोल दो, वरना गोली तुम्हारा सीना बेचती हुई दूसरी ओर निकल जाएगी। मैं रंधा हूं, गोली मार दो, दरवाजा नहीं खुलेगा, संतरी ने कहा। क्या तुम यह समझ रहे हो कि मैं केवल धमकी दे रहा हूं? नहीं, मैं जानता हूं कि रंधा जो कहता है वो कर डालता है, संतरी ने कहा। मगर फाटक इसलिए नहीं खुल सकता कि इसमें लगे हुए ताले की कुंजी मेरे पास नहीं है। सेठ जी अपने हाथ से ताला बंद करके कुंजी अपने साथ ले जाते हैं और सवेरे आकर अपने हाथ से ताला खोलते हैं। हो सकता है वह ठीक कह रहा हो। खैर, अभी सच्चाई मालूम हो जाती है, रंधा ने कहा और जेब से एक डब्बा निकाला जिसमें किसी प्रकार का चूर्ण भरा हुआ था। उसने उसे फाटक के मध्यवर्ती भाग पर छिड़क दिया। 5 मिनट भी न बीते होंगे कि उतने स्थान के लोहे में मोम के समान नरम पड़ गए। रंधा ने रिवॉल्वर के कुंदे से 3-4 बार हल्के हल्के प्रहार किया और उतना भाग टूट कर नीचे गिर पड़ा। इतना स्थान हो गया था कि एक आदमी सरलता से अंदर दाखिल हो सकता था। सबसे पहले रंधा ही अंदर दाखिल हुआ और जब उसने अपने रिवॉल्वर की नाल संतरी के सीने पर लगा दी तो उसके साथी ने राइफल की नाल हटा ली और फिर एक एक करके सब अंदर आ गए। उसके बाद सबसे पहले संतरी के होठों पर टेप चिपकाया ताकि वह बोल न सके। फिर उसके हाथ पैर बांधे गए और उसकी जामा तलाशी ली जाने लगी। सचमुच उसके पास कुंजी नहीं थी। रंधा ने 2 आदमियों को बाहर निकाल दिया ताकि वह उस गली की निगरानी करते रहे। शेष तीनों को उसने अपने साथ चलने के लिए कहा। तीनों में से एक ने संतरी को कंधे पर लादा और तीनों रंधा के पीछे पीछे सीढ़ियों पर चढ़ने लगे। सीढ़ियां एक छोटे से गलियारे तक ले गईं। वे सब गलियारे में दाखिल होकर आगे बढ़ने लगे। दाहिनी ओर एक कमरा था जिसका दरवाजा अंदर से बंद नहीं था बल्कि केवल भिड़ा हुआ था। चारों उसी कमरे में दाखिल हो गए। मसहरी पर एक सुंदर और जवान लड़की सो रही थी। यही है ना? रंधा ने अपने साथियों से पूछा। हाँ, एक ने उत्तर दिया। ठीक है, संतरी को यही डाल दो, वापसी पर इस लड़की को ले चलेंगे, रंधा ने कहा। फिर चारों तीसरे खंड के उस कमरे में पहुंचे जिसमें खुद दुमिचंद सोया हुआ था और उसी में सेफ भी था। आहट पाकर दुमिचंद उठ बैठा और उन्हें घूरने लगा, मगर दूसरे ही क्षण उसका चेहरा इस प्रकार सफेद पड़ गया जैसे उसके शरीर से सारा रक्त निचोड़ लिया गया हो। सेठ दुमिचंद आज से 3 वर्ष पहले केवल दुमिचंद था, मगर इन 3 वर्षों में उसने सरसों के तेल और वनस्पति घी के व्यवसाय से इतना कमाया था कि उसकी गणना भी नगर के प्रमुख धनवानों में होने लगी थी और वह दुमिचंद से सेठ दुमिचंद कहलाने लगा था। उसके पास कितनी दौलत थी इसका अनुमान भी कोई नहीं लगा सकता था। उसका स्वास्थ्य बहुत अच्छा था। आयु 50 से अधिक थी, मगर दिखने में 30 का प्रतीत होता था। चेहरे पर हर समय लालिमा छाई रहती थी। 2 जवान लड़के थे और एक लड़की थी जिसके विवाह की बात चल रही थी, मगर कदाचित वह किसी दूसरे से प्रेम करती थी, इसलिए शादी से बराबर इनकार किए जा रही थी। चाबियां कहाँ है सेठ? रंधा ने अत्यंत कोमल स्वर में कहा। मुझे फाटक की भी चाबी चाहिए, इसलिए कि आने में हमें काफी कष्ट उठाना पड़ा था। तुम्हारा संतरी तुम्हारा वफादार है। वह हमें जागता हुआ मिला था। अचानक दुमिचंद के चेहरे पर फिर लालिमा दौड़ गई। उसने बड़े तीखे स्वर में कहा, मैं यह अच्छी तरह जानता हूं कि तुम्हारी हकीकत क्या है। तुम मुझे कत्ल ही कर दोगे ना? तो कत्ल कर दो, मगर इतना याद रखना कि इस नगर में कर्नल विनोद भी रहता है जिसका असिस्टेंट कैप्टन हमीद है। हमीद मेरे बड़े लड़के का गहरा दोस्त है और मैं अपने बड़े लड़के को तुम्हारे बारे में बता चुका हूं। और अगर मैं तुम्हें कत्ल न करूं तो? रंधा ने मुस्कुराकर पूछा। तो मैं अपना मुख बंद ही रखूंगा, दुमिचंद ने कहा। और यह भी हो सकता है कि मैं तुम्हारी आशा से अधिक तुम्हें नजराने के तौर पर रकम दूं। अच्छी बात है, रंधा ने मुस्कुराकर कहा। मैं तुम्हारे वादे पर विश्वास करके वापस जा रहा हूं, लेकिन अपने साथ तुम्हारी लड़की लेता जाऊंगा।
जब तुम नजराने की रकम अदा कर दोगे तो मैं तुम्हारी लड़की तुम्हें वापस कर दूंगा। ये नहीं हो सकता, दुमीचंद चीख पड़ा। अच्छी बात है, रंधा ने शांत स्वर में कहा। अब मैं तुम्हारे धन के साथ ही साथ तुम्हारी लड़की वीना को भी ले जाऊंगा और तुम्हें कत्ल भी कर दूंगा। तुम ऐसा नहीं कर सकते, दुमीचंद ने कहा। अब तक रंधा ने जो चाहा है वही हुआ है और अब भी वही होगा जो रंधा ने कहा है, रंधा ने कहा और रिवॉल्वर का ट्रिगर दबा दिया। भयानक चीत्कार के साथ दुमीचंद मसहरी पर तड़पने लगा। रंधा ने उसकी जेब से छाबियां निकाली और अपने साथियों को लिए हुए उस कमरे में पहुंच गया जिसमें तिजोरी थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे हर वस्तु के बारे में मालूम हो कि वह कहाँ है। जब तिजोरी खोलकर नोटें थैलों में भर ली गई तो फिर वह सब उस कमरे में आए जिसमें दुमीचंद की लड़की वीना सो रही थी। संतरी उसी प्रकार पड़ा हुआ था। रंधा ने सोती हुई वीना को बेहोशी की दवा सुंघाई, फिर एक ने वीना को उठाकर कंधे पर लादा और सब नीचे आए। रंधा ने फाटक खोला और सबको लिए हुए गली में आ गया। गली का पहरा देने वाले साथियों को संकेत किया और सब मिलजुल कर आगे बढ़े। गली में चाय की दुकानों पर बैठे हुए लोगों ने उन्हें जाते हुए देखा, मगर किसमें इतना साहस था कि उन्हें टोककर अपनी जान गंवाता। गली के अंत में सड़क पर एक स्टेशन वैगन पड़ी थी। रंधा अपने साथियों तथा थैलों और वीना सहित उसमें बैठ गया और स्टेशन वैगन चल पड़ी। उसके बाद लोग शोर मचाने लगे और कुछ ही क्षण बाद पुलिस की एक जीप रंधा के स्टेशन वैगन के पीछे लग गई, मगर कुछ ही क्षण बाद स्टेशन वैगन से लगातार 2 फायर हुए और 2 धमाकों के साथ पुलिस की जीप लड़खड़ाकर रुक गई। ड्राइवर की चातुर्यता के कारण जीप उलटने नहीं पाई थी और फिर जब जीप ठीक होकर आगे बढ़ी तो रंधा की स्टेशन वैगन का दूर दूर तक पता नहीं था। टेलीफोन की घंटी लगातार बजने के कारण कैप्टन हमीद की आंख खुल गई और वह रिसीवर उठा, माउथपीस में दहाड़ा। हेलो, कैप्टन हमीद मर चुका है। कप्तान साहब, दूसरी ओर से किसी औरत की कपकपाती हुई आवाज आई। मैं 14 जॉर्ज रोड से सीमा बोल रही हूँ। आपने मुझे वीना के साथ देखा था। रंधा मेरी कोठी में दाखिल हो चुका है। हम सब खतरे में हैं और अब मैं कोतवाली फोन करने जा रही हूँ। टेलीफोन की घंटी लगातार बजने के कारण कैप्टन हमीद की आंख खुल गई और वह रिसीवर उठाकर माउथपीस में दहाड़ा। हेलो, कैप्टन हमीद मर चुका है, कप्तान साहब। दूसरी ओर से किसी औरत की कंपाती हुई आवाज आई। मैं 14 जॉर्ज रोड से सीमा बोल रही हूँ। आपने मुझे वीना के साथ देखा था। रंधा मेरी कोठी में दाखिल हो चुका है। हम सब खतरे में हैं और अब मैं कोतवाली फोन करने जा रही हूँ। हमीद ने कुछ कहना चाहा, मगर संबंध कट चुका था। उसने तकिए के नीचे से रिवॉल्वर निकालकर पतलून की जेब में रखा और हैंगर से कोट खींचकर पहनता हुआ बाहर निकला। आज पतलून पहनकर सोना काम आ गया था, वरना पतलून पहनने में काफी समय लगता। बाहर आकर उसने चौकीदार को कुछ आदेश दिए और गैराज से ऑस्टिन निकालकर जॉर्ज रोड की ओर चल पड़ा। पिछले कई महीनों से रंधा का नाम आतंक, विनाश और हत्या का सिंबल बन चुका था। उसके द्वारा डाले जाने वाले डाकों के कारण कोई भी अपना जीवन सुरक्षित नहीं समझता था। अभी कुछ ही दिनों पहले सेठ दुमीचंद की हत्या और उसकी लड़की वीना के अपहरण ने पूरे नगर में सनसनी फैला रखी थी ही कि पुलिस की जीप पर रंधा द्वारा किए गए फायरों ने और आतंक फैला दिया। रंधा 2 बार गिरफ्तार हुआ था, मगर दोनों बार भाग निकला था। पहली बार तो उस समय भाग निकला था जब उस पर मुकदमा चल रहा था, और दूसरी बार उस दिन भागा था जिस दिन उसे फांसी की सजा मिली थी। अभी तक यह भी पता नहीं चल सका था कि रंधा की टोली में कितने आदमी थे और रंधा का शरण स्थल कहाँ था। इस समय हमीद ये सोच रहा था कि कुछ अवसर ऐसे भी आते हैं जब कानून का सहारा लेना ही कानून के विरुद्ध काम करना होता है, जैसे यही रंधा का केस। सेशन में चलने के बाद हाई कोर्ट में चला, मगर नतीजा क्या निकला? समय नष्ट हुआ और दोनों बार रंधा भाग भी निकला। होना तो यह चाहिए था कि जब वह गिरफ्तार हुआ था उसी वक्त उसे गोली मार दी जाती। यही बात उसने विनोद से भी कही थी और विनोद ने बड़ी गंभीरता के साथ उसे समझाया था। बात तो तुमने ठीक कही है, मगर प्रश्न यह है कि गोली मारने वाला कौन होगा? यह अधिकार किसे दिया जाएगा, मुझे या तुमको? और फिर इसकी क्या जमानत होगी कि कल हमारे हाथ किसी निर्दोष पर नहीं उठेंगे? हमीद ने तर्क तो नहीं किया था, मगर संतुष्ट भी नहीं हुआ था। बराबर यही सोचता रहता था कि जब भी उसे रंधा मिलेगा वह रंधा को गोली मार देगा, चाहे परिणाम जो भी हो। और इस समय संयोगवश उसे इसका अवसर मिल गया था। उसने जॉर्ज रोड पहुंचकर गाड़ी रोक दी और उतरकर पैदल 14 नंबर की कोठी के पिछले भाग की ओर चल पड़ा।
आज रमेश को न्यूज स्टार के ऑफिस में काफी देर हो गई थी। हाल ही में जो सनसनीपूर्ण घटनाएं नगर में हुई थी उनका विचार करते हुए न्यूज स्टार के एडिटर ने उससे एक विशिष्ट राइटअप लिखने के लिए कहा था। इसी में देर हो गई थी। रमेश में राइटअप में सारा नजला पुलिस पर उतारा था। विनोद की अनुपस्थिति के कारण उसकी हिम्मत और खुल गई थी। यदि विनोद रहा होता तो उसकी लेखनी में इतनी कटुता न होती। 1 बजे रात में वह अंतिम कॉपी प्रेस को देने के बाद उठने की तैयारी कर ही रहा था कि फोन की घंटी बजी। उसने मून बनाकर रिसीवर उठाया। दूसरी ओर से सरला की आवाज आई। वह कह रही थी, मैंने घर पर फोन किया था, वहां से उत्तर न मिलने पर ऑफिस के नंबर पर रिंग किए। आज तुमको इतनी देर क्यों हुई? तुम इस समय कहाँ हो और क्यों हो? रमेश ने पूछा। मैं इस समय जॉर्ज रोड के पब्लिक कॉल ऑफिस में हूँ। आवाज आई। और क्यों हो? इसका उत्तर यह है कि मैं लालजी की सीमा के साथ वीकेंड शो पिक्चर देखने गई थी। मैं उसी की गाड़ी में गई थी और पिक्चर देखने के बाद उसी की गाड़ी से लौटी भी थी। मैं तो पिक्चर देखने के बाद सीधी घर ही जाना चाहती थी, मगर सीमा जिद करके जॉर्ज रोड ले आई। वहीं होटल में हम दोनों ने भोजन किया। फिर सीमा ने कहा कि वह मुझे अपनी गाड़ी में मेरे फ्लैट पहुंचा देगी, मगर मैंने यह कहकर उससे अपना पीछा छुड़ा लिया कि मैं टैक्सी से चली जाऊंगी। मुझे मेरे फ्लैट तक पहुंचाने के बाद उसे अपने घर तक जाने में काफी देर हो जाएगी। वह मेरी बात मानकर अपनी गाड़ी में बैठी और अपनी कोठी की ओर चली गई। मैं सड़क पर खड़ी होकर टैक्सी की प्रतीक्षा करने लगी कि अचानक बिजली फैल हो गई और चारों ओर अंधेरा छा गया। मैं घबराकर सीमा की कोठी की ओर बढ़ी कि अचानक एक स्टेशन वैगन दिखाई पड़ी जो सीमा की कोठी की ही ओर जा रही थी। वह सीमा की कोठी के कुछ इधर ही रुक गई और उसमें से 6 आदमी उतरे। फिर वह सीमा की कोठी के कंपाउंड में दाखिल हो गए। मेरा विचार ही नहीं वरन विश्वास है कि उनमें से एक रंधा था। अच्छा, तुम जहां हो वहीं ठहरो, मैं आ रहा हूं, रमेश ने कहा और संबंध कटकर ऑफिस से बाहर निकल आया। दूसरे ही क्षण उसकी मोटरसाइकिल जॉर्ज रोड की ओर जा रही थी। सीमा की कोठी के लगभग 100 गज इधर ही रमेश ने सड़क के नीचे मोटरसाइकिल उतारकर खड़ी कर दी और पैदल चलता हुआ सीमा की कोठी के पिछले भाग की ओर आया और दीवार फलांग कर कंपाउंड में आ गया। सरला का बयान उसे 100% सच मालूम हुआ, इसलिए कि उसने एक सशस्त्र आदमी को कंपाउंड के फाटक पर खड़ा देखा था और एक सशस्त्र आदमी को कंपाउंड में देखा था। उसे पूरा विश्वास हो गया कि रंधा अपने 3 साथियों सहित कोठी के अंदर मौजूद है। वह पांव दबाता हुआ इमारत की ओर बढ़ ही रहा था कि किसी औरत की चीख उसे सुनाई पड़ी और उसका दिल धड़क उठा। चूंकि सीमा सरला की प्यारी सहेली थी, इसलिए रमेश से भी उसकी गाड़ी छनती थी और वह सरला के साथ कई बार सीमा की कोठी पर भी जा चुका था। सीमा उन लड़कियों में से थी जो संकट काल में भी अपने होशवास पर अधिकार रखती हो। उसके कई भाई थे, मगर सभी उससे छोटे थे। वह अपने माता पिता की सबसे बड़ी संतान थी, इसलिए अपने घर में वह लड़का ही समझी जाती थी। अपने पिता के सारे कारोबार में अधिपति थी, डरना जानती ही नहीं थी, स्वतंत्र विचार की थी। इसीलिए न केवल अपनी सहेलियों में बल्कि अपने पिता के मित्रों तथा नगर के सामाजिक क्षेत्रों में भी प्रिय थी। अधिक सुंदर तो नहीं थी, मगर चूंकि बचपन ही से उसे व्यायाम का शौक था, इसलिए उसका शरीर सुगठित था। विश्वविद्यालय तक वह खेलकूद में भाग लेती रही थी। NCC की ट्रेनिंग में उसे बेस्ट क्रेडिट का प्राइज मिला था। निशानेबाजी में फर्स्ट आई थी। सीमा को घोंचू टाइप की लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं थी। वीना उसकी सहेली थी, मगर सीमा के विचारानुसार वीना घोंचू लड़की थी और सरला स्मार्ट, इसलिए सरला से उसकी गाड़ी छलती थी। मगर जब वीना के पिता की हत्या हो गई और वीना का अपहरण हो गया, तो उसने शपथ ग्रहण की कि वह रंधा का पता लगाकर रहेगी और वीना को मुक्त कराएगी। आज सरला को वह जबरदस्ती अपने साथ पिक्चर दिखाने ले गई थी। वापसी पर भोजन करने के बाद जब उसने सरला को उसके फ्लैट पर वापस पहुंचाना चाहा था, तो सरला ने इनकार कर दिया था, इसलिए वह अपनी कोठी चली आई थी। कार गैराज में खड़ी करके अपने सोने वाले कमरे में आई थी। भोजन कर चुकी थी, बस सोना ही सोना था। चौकीदार उसे जागता हुआ मिला था, इसलिए संतुष्ट भी थी। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद करके कपड़े बदलने ही जा रही थी कि अचानक लाइट ऑन ऑफ हो गई और इमरजेंसी बल्ब चलने लगा। टेलीफोन का डायल भी चमकता रहा, जिसे उसने खास ढंग से बनवाया था। वैसे तो लाइट का चला जाना कोई खास बात नहीं थी, बहुधा ऐसा होता ही रहता था, मगर आज लाइट ऑन ऑफ होते ही हल्की सी घरघराहट सुनाई देने लगी थी।
सीमा ने इमरजेंसी बल्ब बुझा दिया और धीरे से खिड़की खोलकर बाहर की ओर देखने लगी। सड़क का दृश्य साफ दिखाई दे रहा था। कंपाउंड के फाटक से कुछ फासले पर किसी खड़ी गाड़ी की छाया नजर आ रही थी और कंपाउंड में 6 आदमी छाया समान नजर आ रहे थे जो कोठी की ओर बढ़ते चले आ रहे थे। रंधा, वह मन ही मन बड़बड़ाई और जल्दी से खिड़की बंद कर दी। कोई दूसरी लड़की रही हो तो उसके हाथ पैर फूल गए होते या फिर उसने शोर मचाना आरंभ कर दिया होता, मगर उसने ऐसा नहीं किया। उसने पहले कैप्टन हमीद को फोन किया, फिर कोतवाली के नंबर मिलाए। वहां इंस्पेक्टर आसिफ मिला था। संयोगवश वह उस समय कोतवाली में ही मौजूद था। रंधा के मामले में वही तफ्तीश कर रहा था। सीमा उन लड़कियों में से थी जो संकट काल में भी अपने होशावास पर अधिकार रखती हो। उसके कई भाई थे मगर सभी उससे छोटे थे। वह अपने माता पिता की सबसे बड़ी संतान थी, इसलिए अपने घर में वह लड़का ही समझी जाती थी। अपने पिता के सारे कारोबार में अधिपति थी। डरना जानती ही नहीं थी, स्वतंत्र विचार की थी। इसीलिए न केवल अपनी सहेलियों में बल्कि अपने पिता के मित्रों तथा नगर के सामाजिक क्षेत्रों में भी प्रिय थी। अधिक सुंदर तो नहीं थी, मगर चूंकि बचपन ही से उसे व्यायाम का शौक था, इसलिए उसका शरीर सुगठित था। विश्वविद्यालय तक वह खेल कूद में भाग लेती रही थी। NCC की ट्रेनिंग में उसे बेस्ट क्रेडिट का प्राइज मिला था। निशानेबाजी में फर्स्ट आई थी। सीमा को घोंचू टाइप की लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं थी। वीना उसकी सहेली थी, मगर सीमा के विचारानुसार वीना घोंचू लड़की थी और सरला स्मार्ट, इसलिए सरला से उसकी गाढ़ी छलती थी। मगर जब वीना के पिता की हत्या हो गई और वीना का अपहरण हो गया तो उसने शपथ ग्रहण की कि वह रंधा का पता लगाकर रहेगी और वीना को मुक्त कराएगी। आज सरला को वह जबरदस्ती अपने साथ पिक्चर दिखाने ले गई थी। वापसी पर भोजन करने के बाद जब उसने सरला को उसके फ्लैट पर वापस पहुंचाना चाहा था तो सरला ने इनकार कर दिया था, इसलिए वह अपनी कोठी चली आई थी। कार गैराज में खड़ी करके अपने सोने वाले कमरे में आई थी। भोजन कर चुकी थी, बस सोना ही सोना था। चौकीदार उसे जागता हुआ मिला था, इसलिए संतुष्ट भी थी। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद करके कपड़े बदलने ही जा रही थी कि अचानक लाइट ONF हो गई और इमरजेंसी बल्ब जलने लगा। टेलीफोन का डायल भी चमकता रहा, जिसे उसने खास ढंग से बनवाया था। वैसे तो लाइट का चला जाना कोई खास बात नहीं थी, बहुधा ऐसा होता ही रहता था, मगर आज लाइट ONF होते ही हल्की सी घरघराहट सुनाई देने लगी थी। सीमा ने इमरजेंसी बल्ब बुझा दिया और धीरे से खिड़की खोलकर बाहर की ओर देखने लगी। सड़क का दृश्य साफ दिखाई दे रहा था। कंपाउंड के फाटक से कुछ फासले पर किसी खड़ी गाड़ी की छाया नजर आ रही थी और कंपाउंड में 6 आदमी छाया समान नजर आ रहे थे जो कोठी की ओर बढ़ते चले आ रहे थे। रंधा, वह मन ही मन बड़बड़ाई और जल्दी से खिड़की बंद कर दी। कोई दूसरी लड़की रही हो तो उसके हाथ पैर फूल गए होते या फिर उसने शोर मचाना आरंभ कर दिया होता, मगर उसने ऐसा नहीं किया। उसने पहले कैप्टन हमीद को फोन किया, फिर कोतवाली के नंबर मिलाए। वहां इंस्पेक्टर आसिफ मिला था। संयोगवश वह उस समय कोतवाली में ही मौजूद था। रंधा के मामले में वही तफ्तीश कर रहा था। टेलीफोन करके वह संतुष्ट हो गई। उसे विश्वास था कि आज रंधा अवश्य गिरफ्तार हो जाएगा। रंधा के डाके डालने का तरीका ऐसा था कि कोई कुछ कर ही नहीं पाता था। अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ था कि ठीक समय पर पुलिस पहुंच सकी हो, मगर आज पुलिस के पहुंचने की 100% संभावना थी। सीमा के संतोष के कुछ और कारण भी थे, जैसे यह कि वह जानती थी कि कोठी में बहुत थोड़े रुपए हैं। उसके पिता लालजी काला धन घर या लोकर में रखने के कायल नहीं थे, और यह कि जो रुपये और आभूषण थे भी तो वह ऐसे स्थान पर और इस प्रकार रखे हुए थे कि उन्हें प्राप्त करने में कम से कम आधा घंटा अवश्य लग सकता था, और सीमा के अनुमान के अनुसार पुलिस 10 मिनट में वहां पहुंच सकती थी। वह कदमों की आहट सुनती रही। आने वाले उसके कमरे के सामने सर गुजरते हुए आगे बढ़ते रहे। फिर पहले दरवाजा खुलने की आवाज सुनी, उसके बाद लालजी की नींद में डूबी हुई आवाज उसके कानों में पड़ी। कौन है? रंधा, तुम्हारी लड़की। सीमा कहाँ है? एक क्षण के लिए सीमा का दिल यह सोचकर धड़क उठा कि क्या वीना के सामने उसे भी रंधा अपने साथ ले जाना चाहता है। फिर उसने सिर झटक दिया। कानों में इस प्रकार की आवाजें पड़ती रही। वह सिनेमा गई थी, अभी तक नहीं लौटी। तुम झूठ बोल रहे हो लालजी, वह कोठी में मौजूद है। तो फिर तलाश कर लो, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? सेफ की कुंजी कहाँ है? ये लो, इनमें 2 अलमारियों की भी चाबियां हैं, मगर तुम्हें निराशा ही होगी रंधा।
इसलिए कि मुश्किल से 4-5 हजार पा सकोगे। इतनी रकम तो मैं तुम्हें वैसे भी दे सकता था। कुछ क्षणों तक खड़ खड़ की आवाज सुनाई देती रही, फिर आवाजें आने लगी। सीमा का बेडरूम किधर है? इस कोठी में 12 कमरे हैं और हर कमरा उसका बेडरूम है। अच्छी बात है, मैं पता लगा लेता हूँ। तुम लोग पूरी कोठी में फैल जाओ और हर कमरे का दरवाजा खटखटाकर यह ऐलान कर दो कि अगर 5 मिनट के अंदर सीमा अपने पिता लालजी के बेडरूम में नहीं पहुंची तो लालजी को कत्ल कर दिया जाएगा। फिर दरवाजों के खटखटाने की आवाजें सीमा को सुनाई देने लगी। जब उसके कमरे का दरवाजा खटखटाया गया तो उसने रेडियम डायल वाली अपनी रिस्ट वॉच देखी। कोतवाली फोन किए हुए 10 मिनट बीत चुके थे और अब तक पुलिस का पता नहीं था। एक बार फिर उसका दिल धड़क उठा, ये सोचकर कि रंधा जो कुछ कहता है उसे कर भी डालता है। उसे अपनी जान का मोह नहीं था, मगर वह अपने पिताजी को कत्ल होना नहीं देखना चाहती थी। उधर रंधा के दिए हुए समय में केवल 1 मिनट रह गया था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कपकपाते हाथों से कमरे की चिटकिनी गिराकर दरवाजा खोला और बाहर निकली। एक एक कदम मन भर का हो रहा था। अपनी समझ में वह बड़ी तेजी से अपने पिता के बेडरूम की ओर बढ़ी, मगर उस कमरे के दरवाजे पर पहुंचते हो उसके कदम लड़खड़ा गए और वह चीख पड़ी, डैडी। हमीद सीमा की कोठी के पिछले भाग की ओर आया था। इस तरह उसे मालूम था कि रंधा अपने आदमियों के साथ जिस इमारत में दाखिल होता है उस इमारत के पिछले भाग पर अपना आदमी अवश्य तैनात रखता है। इसलिए उसने एक कंकरी उठाकर अंदर कंपाउंड में फेंकी, मगर जब कोई प्रतिक्रिया प्रकट नहीं हुई तो वह दीवार पर चढ़ गया और धीरे से कंपाउंड में उतर गया। उसने देखा कि एक आदमी दीवार की ओर से पोजीशन लेता हुआ कंपाउंड की ओर बढ़ रहा है और फिर दूसरी ओर भी उसे एक आदमी की झलक दिखाई दी जो उसके अनुमान के अनुसार रंधा की टोली का आदमी नहीं हो सकता था। वह पेट के बल रेंगता हुआ इमारत की ओर बढ़ने लगा। फिर जैसे ही कॉरिडोर में पहुंचा वैसे ही एक कमरे के दरवाजे के निकट उसे एक औरत की परछाई दिखाई दी। वह उधर बढ़ा ही था कि कंपाउंड की ओर से एक चीख की आवाज आई और फिर उस औरत की चीख उभरी जो परछाई रूप दिखाई दी थी। और फिर हमीद ने उस औरत को गिरते हुए देखा। हमीद तेजी से उस औरत की ओर बढ़ा। उसी समय उस कमरे से 3 आदमी निकले जिसके सामने वह औरत गिरी थी। तीनों में से एक उस औरत को उठाने के लिए झुका ही था कि हमीद उसके सिर पर पहुंच गया और गरज कर बोला, अपने हाथ को ऊपर उठा लो वरना मैं गोली मार दूंगा। मगर उन्होंने हाथ उठाने के बजाय हमीद पर हमला कर दिया और हमीद ने अपने बचाव के लिए फायर करना आरंभ कर दिया, मगर इसका विचार रखा था कि गोलियां सीने पर न पड़ने पाए। एक के बाद दूसरी और तीसरी चीख उभरी। क्या हो रहा है? कमरे के अंदर से गरजदार आवाज आई, इतनी गोलियां क्यों चलाई जा रही है? एम पुलिस, बाहर से एक ने कराहते हुए कहा। इतने में हमीद कमरे के अंदर दाखिल हो गया था। कमरे में इमरजेंसी बल्ब जल रहा था। उसने उसकी रोशनी में रंधा और लालजी को देखा। रंधा कमरे में हमीद को देखकर चकित रह गया। हमीद ने न तो खुद रंधा पर फायर किया और न उसने रंधा को इतना अवसर दिया था कि वह उस पर फायर करता। उसने रंधा पर छलांग लगा दी थी और रंधा को रगेदता हुआ दीवार तक ले गया था। बाहर रंधा के तीनों साथी कराहते हुए उसी कमरे के दरवाजे की ओर बढ़ रहे थे। शायद वह सब अपने सरदार रंधा को बचाना चाहते थे, मगर वे सफल न हो सके, इसलिए कि रमेश रंधा के उन साथियों को खत्म करके वहां पहुंच गया था जो कंपाउंड की देखभाल पर तैनात थे। ठीक उसी समय सर्च लाइट का प्रकाश उस पर पड़ा। उसने सोचा कि अब तो पुलिस आ ही गई, इसलिए खिसक जाना चाहिए, मगर उसी समय उसे एक औरत की चीख सुनाई दी जो कह रही थी, तुम डैडी को देखो, मेरी चिंता मत करो। इतना कहकर वह फिर चीखने लगी। पहले तो रमेश समझ ही न सका कि मामला क्या है, मगर जब ध्यान से देखा तो पता चला कि उन तीनों में से एक ने उस औरत को पकड़ लिया है। उसने उस औरत को पहचान भी लिया, वह सीमा थी। उन तीनों ने जब रमेश को देखा तो बौखला गए, फिर सीमा को छोड़कर फायर करते हुए कंपाउंड की ओर भागे। रमेश वहीं रुका रहा। उसी समय रंधा कमरे से बाहर निकला। उसके हाथों में चामी गन थी। वह अंधाधुंध फायरिंग कर रहा था। उसे इसकी भी चिंता नहीं थी कि उसकी गोलियों का निशाना कौन बन रहा है। वह अपने ही एक साथी की लाश पर पांव रखता हुआ बाहर आ गया और एक खंभे की आड़ लेकर फायरिंग करता रहा। रमेश पहले तो चीखता गया था, फिर पेट के बल रेंगता हुआ रंधा की ओर बढ़ने लगा। रंधा का विचार था कि रमेश उसकी गोलियों का निशाना बन गया होगा, इसलिए वह रमेश की ओर से निश्चित था
और रमेश को भी यह नहीं मालूम था कि उसके पीछे भी कोई रेंगता हुआ आ रहा है। वह रेंगता हुआ रंधा के निकट पहुंच गया और उसके पैरों को पकड़कर झटका दिया। रंधा ने टामीगन की नाल नीचे की ओर झुकाना चाहिए ताकि रमेश पर फायर करे, मगर उसी समय एक भरपूर हाथ उसकी गुद्दी पर पड़ा और वह लहराकर गिर पड़ा। फायरिंग बंद कीजिए। रमेश ने अपने पास ही हमीद की आवाज सुनी और चौंक कर दाहिनी ओर देखा। हमीद रंधा पर सवार था और उस पर घूंसे बरसा रहा था। उसकी टामीगन दूर पड़ी हुई थी। फायरिंग बंद हो गई और फिर इंस्पेक्टर आसिफ दिखाई पड़ा। उसके अधरों पर विजय मुस्कान थी। उसने रंधा के हाथों में हथकड़ियां डाल दी। रंधा के 4 साथियों की लाशें मिली थी। 5वां खुद रंधा था जो गिरफ्तार कर लिया गया था, मगर 6वें आदमी का पता न चल सका और न वह स्टेशन वैगन ही मिल सकी जिसके बारे में सरला ने रमेश को बताया था और जिसे खुद रमेश और हमीद ने भी सड़क पर खड़ी देखी थी। बहरहाल पुलिस की नजरों में जो कुछ था वह रंधा ही था और रंधा गिरफ्तार हो चुका था, इसलिए एक प्रकार से सारा केस ही समाप्त हो चुका था। मगर अब भी दुख की बात यह थी कि वीणा न मिल सकी थी और न उसका कोई सुराग मिल सका था। विनोद बाहर गया हुआ था। जब वह लौट कर आया तो उसने समाचार पत्रों में हमीद, रमेश और इंस्पेक्टर आसिफ के कृत्यों के विवरण पढ़े और मुस्कुरा कर रह गया। आपने किसी प्रकार की आलोचना नहीं की, हमीद ने कहा। मैं अधिक से अधिक बधाई दे सकता हूं, विनोद ने कहा। सच्ची बात यह है कि आसिफ अकारण ही क्रेडिट ले रहा है, उसने तो कुछ किया ही नहीं। रह गया रमेश। तो विश्वास कीजिए कि अगर मैं न पहुंच गया होता तो रंधा की टामीगन ने उसकी खोपड़ी हजारों भागों में विभाजित कर दी होती। तुम लाल जी के कमरे में क्या कर रहे थे? विनोद ने पूछा। तुम्हें तो रंधा के पीछे ही कमरे से निकलना चाहिए था। मैं रंधा के पीछे झपटा था, मगर ठोकर लग जाने के कारण गिर पड़ा, हमीद ने कहा। मगर सच बात यह थी कि वह रंधा का घूंसा खाकर गिरा था और उसी समय अपने साथी के मुख से पुलिस का नाम सुन के रंधा बौखलाकर कमरे से बाहर आ गया था, वरना हमीद का जिंदा बच पाना असंभव ही होता। रंधा अवश्य उसे गोली मार देता। इसका अर्थ यह हुआ कि सेहरा तुम्हारे सर बंधना चाहिए, विनोद ने हंसकर कहा। वह तो अपनी किस्मत में ही नहीं, हमीद ने ठंडी सांस खींचकर कहा। फिर सीना ठोक कर बोला, मुझे तो अब इस बात का यकीन हो गया है कि मेरी आने वाली 7 पुश्तों में किसी के सर सेहरा न बन सकेगा। तुम्हें विश्वास है कि रंधा को फांसी दी जाएगी? विनोद ने पूछा। विश्वास न करने का कारण? क्या तुमको यह याद नहीं रहा कि पिछली बार भी उसे फांसी की सजा हुई थी, मगर वह जेल से भाग निकला था? इस बार ऐसा नहीं हो सकता, हमीद ने कहा। क्यों नहीं हो सकता? इसलिए कि पिछली बार बहुत दिनों तक मुकदमा चलता रहा था, इसलिए उसे भागने का अवसर मिल गया था। वह तो इस बार भी होगा, विनोद ने हंसकर कहा। पहले सेशन, फिर हाई कोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। ठीक कहते हैं आप, मगर इस बार जेल के कर्मचारी पूरी तरह सतर्क रहेंगे, यह लिए कि पिछली बार उन लोगों को काफी सजा भोगनी पड़ी थी। देखो क्या होता है, विनोद ने कहा। वैसे रंधा की फांसी के बाद भी तुम्हारा काम बाकी रह जाता है। मेरा काम? हमीद ने चौंक कर कहा। मैं समझा नहीं, वीणा कहाँ है? विनोद ने पूछा। रंधा की गिरफ्तारी के बाद उसे तो मुक्त हो जाना चाहिए था, फिर ऐसा क्यों नहीं हुआ? तो क्या आप यह कहना चाहते हैं कि रंधा के अतिरिक्त कोई और भी है जो या तो रंधा का बाप है या फिर रंधा के बराबर का आदमी है? मेरे कहने की बात छोड़ो और केवल यह सोचो कि रंधा को फांसी हो भी सकेगी या नहीं, और उसकी फांसी के बाद भी खतरा समाप्त होगा या नहीं। यह सब आप सोचिए और जो करना हो कीजिए, हमीद ने कहा। मुझे कुछ नहीं करना है, इसलिए कि मैं लंदन जा रहा हूं। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या करते फिर रहे हैं। इधर कई दिनों से आप गायब थे और अब आप लंदन जा रहे हैं। मैं भी चलूंगा। नहीं, तुम्हें तो यहां रहकर रंधा को फांसी दिलानी है, विनोद ने कहा। वह तो हो ही जा। अचानक हमीद को चुप हो जाना पड़ा था, इसलिए कि एक नौकर ने अंदर दाखिल होकर किसी का विजिटिंग कार्ड विनोद को थमा दिया था और विनोद उसे देखने लगा था। किसका कार्ड है? हमीद ने पूछा। मैं नहीं जानता, मगर मेरा विचार है कि तुम अवश्य जानते होगे, इसलिए तुम ही मिलो। मैं तो चला, विनोद ने कहा और कार्ड हमीद को देकर अंदर की ओर चला गया। हमीद ने कार्ड देखा, उस पर सीमा का नाम लिखा हुआ था। उसने नौकर से कहा, भेज दो। नौकर चला गया और हमीद अकड़ कर बैठ गया। वह इस समय अपने को बहुत बड़ा आदमी समझने लगा था।
और इसी समझने की प्रतिक्रिया यह थी कि जब सीमा कमरे में दाखिल हुई तो वह उसका स्वागत करने के लिए नहीं उठा, बस रस्मी तौर पर इतना कह दिया कि तशरीफ रखिए। उधर सीमा की नजरें इस प्रकार झुकी हुई थी जैसे वह हमीद से अत्यंत प्रभावित और आतंकित हो। वह हिचकिचाती हुई बैठी और रुक रुक कर कहने लगी, मैं क्षमा चाहती हूँ। किस बात के लिए? हमीद ने चौंक कर पूछा। आज 10 दिन बाद आपका शुक्रिया अदा करने आई हूँ। मैंने अपना कर्तव्य पूरा किया था, इसमें शुक्रिया अदा करने की क्या जरूरत है? वैसे आपके पिता लालजी मुझसे मिल लिए थे। वास्तव में 3 दिनों तक तो मैं अपने होश हवास ही में नहीं थी। फिर मैं मिस्टर रमेश से मिली थी। वह मेरी सहेली सरला है ना, वह बदसूरत लड़की। हमीद ने बात काटकर कहा, मेरी समझ में नहीं आता कि सरला जैसी निकम्मी लड़की को आपने अपनी सहेली कैसे? सीमा लाखों में एक है। इस बार सीमा ने बात काटी। हाँ, तो मैं यह कह रही थी कि इन्हीं कारणों से एक एक दिन व्यतीत होता गया और मैं आपसे न मिल सकी। आप लोगों ने जो कारनामा किया है उसकी प्रशंसा करना सूरज को चिराग दिखाना है। आप लोगों की यह कृति तो भुलाई ही नहीं जा सकती। मगर सच्ची बात तो यह है कि अगर आपने उस दिन फोन न किया होता तो आज भी रंधा उसी प्रकार दंदनाता फिर रहा होता। कर्नल साहब मौजूद नहीं न? सीमा ने पूछा। क्यों? आज संध्या को डैडी ने आओ लोगों के सम्मान में डिनर की व्यवस्था की है। इसके लिए तो हमें क्षमा ही कीजिए, क्योंकि हम लोग इस प्रकार के निमंत्रण स्वीकार नहीं करते। यह हमारा सिद्धांत है। बात अब सिद्धांत की आ गई है तब तो मैं कुछ नहीं कह सकती। अच्छा, अब आज्ञा दीजिए, सीमा ने कहा और उठ गई। हमीद को सलाम किया और मुड़कर दरवाजे की ओर बढ़ी। हमीद ने सोचा कि यह तो कुछ भी नहीं हुआ, अब आगे भी सीमा से बेतकल्लुफ होने का कोई साधन नहीं रहेगा, इसलिए वह उठा और दरवाजे की ओर बढ़ा। आहट पाकर सीमा ने गर्दन मोड़ी और हमीद को अपनी ओर आता देखकर यही समझी कि वह उसे छोड़ने आ रहा है। इसीलिए वह रुक गई और हमीद की ओर घूमकर बोली, आप मुझे लज्जित कर रहे हैं, इसकी मंजिल बाद में आएगी। हमीद ने कहा। जी, सीमा बौखलाकर बोली। वह हमीद की इस बात का अर्थ समझ नहीं सकी थी। मैं इस समय खुलकर आपसे बातें नहीं कर सकता। क्या आप संध्या को मुझसे मिल सकती हैं? मैं इसे अपना सौभाग्य समझूंगी। आप संध्या को मेरी कुटिया पर आ जाइएगा। आपके घर पर नहीं, बल्कि आरलक्षणों में। मुझे स्वीकार है। 7:30 बजे मैं लाउंज में मिलूंगा, हमीद ने कहा और अचानक चौंक पड़ा, क्योंकि पहले तो उसने यही सोचा था कि सीमा खुद अपनी कार ड्राइव करके आई है, मगर अब वह कार की ड्राइविंग सीट पर एक आदमी को देख रहा था। वह आदमी भी बराबर हमीद को घूरे जा रहा था। सीमा कार में बैठ गई और कार स्टार्ट होकर कंपाउंड के फाटक से गुजर भी गई, मगर हमीद वहीं खड़ा रहा। वह उसी आदमी के बारे में सोच रहा था तो अपरिचित ही, मगर हमीद को यही लग रहा था कि उसने उस आदमी को पहले भी देखा था, मगर यह याद नहीं आ रहा था कि उसे कब और कहां देखा था। आरलक्षणों में प्रतिदिन कोई न कोई स्पेशल प्रोग्राम रहता था। आरलक्षणों के व्यवस्थापक इस बात को अच्छी तरह समझ चुके थे कि ये प्रकार के प्रोग्राम से तीसरे चौथे दिन ही उकताहट महसूस होने लगती है। इसलिए वह दूसरे तीसरे दिन प्रोग्राम बदलते रहते थे और इस परिवर्तन में भी इसका विचार रखते थे कि कल जो प्रोग्राम प्रस्तुत किया गया था उसी प्रोग्राम को आज कुछ नवीनता के साथ प्रस्तुत किया जाए। आज भी डांस ही का प्रोग्राम था, मगर शर्त यह थी कि डांस वाले हाल में वही लोग दाखिल हो सकते थे जिन्होंने हाल में दाखिल होने का टिकट लिया होगा। दूसरी शर्त यह थी कि टिकट लेकर हाल में दाखिल होने वाला हर व्यक्ति स्टेज पर 3 मिनट तक अपने नृत्य का प्रदर्शन करेगा। नारी और पुरुष का कोई प्रतिबंध नहीं था। जो डांस करना न जानता हो वह भी स्टेज पर जा सकता था। फ्रांसीसी डांसर मादाम सर डांस सिखाएंगी। हमीद ने अपने लिए 2 टिकट प्राप्त किए थे। प्रोग्राम 9 बजे आरंभ होने वाला था और उसने सीमा को 7:30 का समय दिया था। विचार था कि 8 या 8:15 बजे तक डिनर से अवकाश मिल जाएगा और फिर कुछ देर आराम करने के बाद वह प्रोग्राम में भाग ले सकेगा, और यदि मूड आएगा तो वह भी मादाम जायरे के साथ अपने डांस का प्रदर्शन करेगा। उसने 5 बजे से ही तैयारी आरंभ कर दी थी, मगर हर समय यह डर लगा रहा था कि कहीं विनोद द्वारा कोई बाधा न उत्पन्न हो जाए, पर ऐसा नहीं हुआ। घर से रवाना होने से पहले विनोद उससे मिला था और यह कहकर कोठी से बाहर निकल गया था कि वह एक रिटायर्ड फौजी के साथ तारजाम जा रहा है। सारांश यह कि बन संवर कर पूरी आजादी के साथ हमीद ठीक 7 बजे आरलक्षणों पहुंच गया। 7:30 बजे तक लाउंज में रहा, फिर डाइनिंग हॉल में बैठ गया। कॉफी मंगाई
और हल्की हल्की चुस्कियों के साथ सीमा की प्रतीक्षा करने लगा। जिस प्रकार हवा का झोंका आता है और गुजर जाता है, उसी प्रकार हजारों लड़कियां हमीद के जीवन में आकर चली गई थी। हमीद ने न किसी के लिए बेचैनी महसूस की थी, न किसी के चले जाने के बाद उसका दिल तड़पा था, और न वह किसी लड़की का बंदी बनकर रहा था। पर सच्ची बात तो यह थी कि वह खुद ही लड़कियों से जल्द ही घबरा जाता था और खुद ही उन्हें छोड़कर किसी नई लड़की की तलाश में लग जाता था। लड़कियों से ज़बानी छेड़छाड़ के आगे वह नहीं जाता था। सीमा उसके लिए नई ही लड़की थी, अधिक सुंदर तो नहीं थी, मगर उसकी दूसरी विशेषताएं किसी को भी अपनी ओर आकृष्ट कर सकती थी। फिर वह तो हमीद था। सीमा हाल में दाखिल होती हुई नजर आई। इस समय भी उसके वस्त्रों में सादगी थी और मेकअप भी अत्यंत साधारण सा था। उसके साथ एक आदमी था जिससे वह हंस हंस कर बातें कर रही थी। यह वही आदमी था जिसको वह सीमा की कार ड्राइव करते हुए देख चुका था। सीमा का उससे इस प्रकार हंस हंस कर बातें करना हमीद को बुरी प्रकार खल रहा था, और यह भी महसूस कर रहा था कि वह आदमी उसे बुरी प्रकार घूर रहा था। वह सोचने लगा कि यदि अवसर मिला तो वह सीमा से उसके बारे में अवश्य पूछेगा। इस समय भी उसे यह याद नहीं आ रहा था कि उसने उस आदमी को कब और कहां देखा था, लेकिन फिर भी उसे ऐसा लग रहा था जैसे यह वही आदमी है जिसकी उसे तलाश है। उस आदमी के साथ सीमा हमीद की मेज तक आई, मगर वह आदमी बैठा नहीं, फौरन ही वापस चला गया और सीमा मुस्कुराती हुई हमीद के सामने बैठ गई और बोली, कदाचित मुझे कुछ देर हो गई। मैं उस वक्त तक आपका इंतजार करता रहता जब तक यह होटल बंद न होता, हमीद ने स्वप्निल स्वर में कहा। सीमा की मुस्कान गहरी हो गई और हमीद यह सोचकर हर्षित हो उठा कि पहला ही तीर ठीक निशाने पर बैठा, इसलिए चहक कर बोला, डिनर में आपके लिए कोई स्पेशल आइटम? जो भी आप पसंद करेंगे वही मेरे लिए स्पेशल आइटम होगा, सीमा ने कहा। हमीद ने मीनू को देखकर बैरा को ऑर्डर दिया और फिर सीमा की ओर देखने लगा, जिसकी नजरें हाल का निरीक्षण कर रही थी। उसने उसे संबोधित करके कहा, रमेश आपसे मिला था? हाँ, मगर सरला के साथ। वह भी रंधा की गिरफ्तारी पर हर्षित है। आपका ड्राइवर कितने दिनों से आपके साथ है? हमीद ने पूछा। ड्राइवर? सीमा चौंक कर बोली, मैं तो खुद ही कर ड्राइव करती हूँ। ड्राइवर तो आमतौर से पिताजी के साथ रहता है। इस समय जो साहब आपके साथ आए थे? ओह, सीमा हंसने लगी, फिर बोली, वह ड्राइवर नहीं है, मगर वह यही पसंद करते हैं कि उनका व्यक्तित्व किसी पर न प्रकट किया जाए। क्या मुझे भी आप उनके बारे में कुछ बताना पसंद नहीं करेंगी? विवशता है कप्तान साहब, मैं उन्हें वचन दे चुकी हूँ, सीमा ने कहा। बस इतना कह सकती हूँ कि वह एक बड़े आदमी है, लेकिन आजकल अपने कारोबारी मामलों के कारण अपने व्यक्तित्व को छिपाए रखना चाहते हैं और लोगों के सामने भी रहना चाहते हैं। इसका अर्थ तो यह हुआ कि वह मेकअप में थे? जी हाँ, सीमा ने कहा। हमीद ने कुछ और पूछना उचित नहीं समझा। बैरा भी आकर मेज पर खाना लगाने लगा था। जब वह खाना लगाकर चला गया तो सीमा ने कहा, मैं खुद आपसे मिलना चाहती थी। मैं अपनी खुशकिस्मती पर अपने सितारों को मुबारकबाद दूंगा, हमीद ने कहा। आप मुझे बनाने की कोशिश कर रही हैं? सीमा कहकर हंसने लगे। आपको तो अल्लाह ने अपने हाथों से बनाया है, फिर मैं क्या बनाऊंगा, हमीद ने कहा। फिर फौरन पूछा, मुझसे मिलने की इच्छा के पीछे मेरा सम्मान बढ़ाना या मेरे योग्य कोई सेवा थी? देखिए कप्तान साहब, अगर आप इस स्वर में मुझसे बातें करेंगे तो मैं उठकर चली जाऊंगी या फिर खामोश बैठी रहूंगी। आप मेरी हंसी उड़ा रहे हैं, बड़ी मुसीबत है, हमीद ने कौर कराट से नीचे उतारते हुए कहा। मैं जब अपनी हार्दिक भावनाओं का प्रदर्शन करता हूँ तो लोग समझते हैं कि मैं उनकी हंसी उड़ा रहा हूँ, और जब घरेलू किस्म की बातें करता हूँ तो लोग सोचते हैं कि मैं लड़कियों से बेतकल्लुफ होने की कोशिश कर रहा हूँ। लोग क्या कहते हैं और क्या सोचते हैं, इससे मुझे कोई मतलब नहीं। मैं केवल अपनी बात कर रही हूँ। मुझे इस प्रकार का स्वर पसंद नहीं। भोजन पच तो जाएगा ना, हमीद ने कहा। अगर आप इसी प्रकार की बातें करते रहे तो कदाचित न बच सके, मगर मैंने तो सुना था कि भोजन करते समय होने वाली बातें चूरन का काम करती है, हमीद ने कहा। अवश्य, लेकिन शर्त यह है कि बातें सुखदायी हो। शेक्सपियर ने कहा था कि उसने जो कुछ कहा था वह 300 साल पहले कहा था, सीमा ने बात काट कर कहा। आज की दुनिया दूसरी है, मगर कुछ सर्वकालीन सच्चाइयां भी होती है। सर्वकालीन सच्चाई केवल एक है, और वह है व्यक्तित्व का प्रदर्शन। अगर इसको सच समझ लिया जाए तो फिर यह भी मानना पड़ेगा कि रंधा के सारे कारनामे उसके व्यक्तित्व के प्रदर्शन ही थे।
व्यक्तित्व का प्रदर्शन इस प्रकार होना चाहिए कि संघर्ष ना हो। सीमा ने कहा, यही संघर्ष अपराधों को जन्म देता है। निस्संदेह रंधा के सारे कारनामे उसके व्यक्तित्व के प्रदर्शन ही थे, मगर उसने कई कत्ल किए, कितनों को लूटा और अपहरण भी किए। कुछ देर के लिए खामोशी छा गई, क्योंकि बेरा आकर प्लेटें हटाने लगा था। जब मेज साफ हो गई और बेरा चला गया तो हमीद ने कहा, आपसे मैं तर्क करना नहीं चाहता, मगर आपसे मुझे कुछ बातें अवश्य कहनी है। लेकिन उससे पहले आपको यह बताना पड़ेगा कि आप मुझसे क्यों मिलना चाहती थी। बहुत सारी बातें थी जो फिलहाल गुड़मुड़ हो गई हैं, इसलिए थोड़ी देर बाद कह सकूंगी। हाँ, ये बताइए कि रंधा को फांसी कब होगी? आप ये क्यों जानना चाह रही है? हमीद सतर्क होकर बैठ गया। बता दूंगी, मगर पहले आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। जिस दिन रंधा गिरफ्तार हुआ था, यदि उसके 15 दिन बाद गिरफ्तार हुआ होता तो हो सकता है कि स्थिति कुछ दूसरी होती, मगर चूंकि उसकी फांसी की तारीख नियत हो चुकी थी, इसलिए इस मध्य उसने जो भी जुर्म किए हैं उनके लिए उस पर कोई मुकदमा नहीं चलेगा, बल्कि फांसी की जो तारीख नियत की गई थी उसी तारीख को उसे फांसी हो जाएगी। वह तारीख कब है? सीमा ने पूछा। कल की रात गुजारकर 4 बजे सवेरे, हमीद ने कहा। मगर आप ये बात किसी से कहेंगी नहीं, ये सरकारी रहस्य है। सीमा ने कुछ नहीं कहा, बल्कि इस प्रकार संतोष की सांस खींची जैसे कोई बहुत बड़ा खतरा उसके सर से टल गया हो। फिर उसने पूछा, कर्नल साहब तो है ना? अभी तो है, मगर कदाचित शीघ्र ही बाहर जाने वाले हैं। इतने में माइक से आज के डांस के प्रोग्राम के सिलसिले में ऐलान होने लगा। आपको डांस में दिलचस्पी है? हमीद ने पूछा। केवल इस हद तक कि मुझे हमेशा आंगन टेढ़ा दिखाई देता है, मगर मेरा विचार है कि आप भी जब तक नौमन तेल ना होगा। मैं आपसे बहुत सारी बातें करना चाहती हूँ, इसलिए थोड़ी देर के लिए अपने जहन को खाली छोड़ देना चाहती हूँ। तो फिर उठिए, डांस वाले हाल में चलें। क्या आपको स्टेज पर अपने डांस का कमाल दिखाना है? सीमा ने पूछा। नहीं? फिर मादाम जायरे के डांस का कमाल देखा जाएगा। इस तरह आपका बोझिल जहन भी हल्का हो जाएगा। वास्तव में मैं सरला की प्रतीक्षा कर रही थी। क्यों? वह मेरी सहेली है। आपने भी किस बोर लड़की को सहेली बनाया है? हमीद ने मुंह बनाकर कहा। वह मेरी बड़ी प्यारी सहेली है, वीना से भी अधिक, सीमा ने कहा। फिर चौंक कर बोली, अरे हाँ, वीना का कुछ पता चला? अभी नहीं। बड़े आश्चर्य की बात है। रंधा की गिरफ्तारी के बाद तो वीना को मुक्त हो जाना चाहिए था। ये आवश्यक नहीं था, इसलिए कि पुलिस न तो रंधा के हेडक्वार्टर का पता चला सकी और न ही रंधा ने कुछ बताया। आश्चर्य है, पुलिस तो सब कुछ उगलवा लेती है, केवल अपराधियों से, फांसी के अपराधी से नहीं। हमीद ने कहा। रंधा को यातनाएं नहीं दी जा सकती। रंधा ने कानूनी सहायता नहीं मांगी? सीमा ने पूछा। रंधा ने अब तक मुंह ही नहीं खोला। कोई उससे मिलने गया था? सीमा ने पूछा। उसका वकील, जिसने उसके मुकदमे की पैरवी की थी, और 2 आदमी जिन्होंने अपने को रंधा का संबंधी बताया था। वह दोनों सीधे सादे देहाती थे। हमीद ने कहा। हो सकता है वह दोनों वीना के बारे में जानते रहे हो। उनसे पूछगछ की गई थी, मगर उन्होंने कस्में खा खाकर अनभिज्ञता प्रकट की थी। फिर उन्हें छोड़ दिया गया था। रंधा का वकील कौन है? सीमा ने पूछा। मिस्टर राय, फौजदारी के मशहूर वकील, जिन्हें नगर का हर आदमी जानता है। एक बात समझ में नहीं आती कैप्टन, कि रंधा ने जहां जहां डाका डाला वह लोग कोई साधारण आदमी नहीं थे, मगर पुलिस में जो रिपोर्टें दर्ज कराई गई हैं उनमें इतनी अल्प रकम प्रकट की गई है कि मन मानने को तैयार नहीं होता, जबकि उनमें से कुछ ऐसे हैं जिनकी आर्थिक स्थिति डाका के बाद अत्यंत खराब हो गई है। ये तो सामने की बात है, हमीद ने हंसकर कहा। काले धन के बारे में रिपोर्ट दर्ज करा कि कौन अपनी गर्दन फंसाता। ठीक कहा आपने, सीमा ने कहा। फिर बोली, मैं जिस कारणवश आपसे मिलना चाहती थी वह अभी तक आपको नहीं बताया। बताने की आवश्यकता भी क्या है? लिख कर दे दीजिए, मैं उसे अपने साथ कब्र में लेता जाऊंगा। हमीद कहकर हंस पड़ा। मेरे पास लिखा हुआ मौजूद है। इस बार सीमा का स्वर अत्यंत अर्थपूर्ण था। उसने अपने पर्स में से एक लिफाफा निकाला और उसे हमीद की ओर बढ़ाती हुई कहने लगी, यह मुझे कल संध्या की डाक से मिला है। हमीद ने लिफाफा उलट पलट कर देखा। पता अंग्रेजी में टाइप किया हुआ था। RMS की मुहर लगी हुई थी। डाक में परसों लिफाफा डाला गया था और कल मिल गया था। उसने लिफाफा फाड़कर अंदर से कागज निकाला। दबीज कागज था। उसने कागज की तह खोली। ऊपर मोनोग्राम बना हुआ था, फांसी का फंदा, और उसके नीचे बहुत ही छोटे छोटे अक्षरों में रंधा लिखा हुआ था। इबारत हाथ से लिखी हुई थी,
जनानी लिखावट थी और नीचे वीना का नाम लिखा हुआ था। आप पहचानती हैं? यह तहरीर वीना ही की है? हमीद ने पूछा। जी हाँ। तो अब आप क्या कहना चाहती हैं? पहले आप पत्र पढ़ लीजिए, फिर मैं कहूंगी। सहेलियां एक दूसरे से खुलकर बातें करती हैं। हो सकता हो वीना ने इसमें आपके किसी रोमांस का उल्लेख किया हो, हमीद ने कहा। संसार की कोई भी नारी या कोई भी पुरुष रोमांस की भावना से खाली नहीं मिलेगा। मैं आपकी यह बात इसलिए सच नहीं मान सकता कि मेरी नजरों में एक ऐसा आदमी है। कौन है वह? सीमा ने पूछा। मेरा चीफ, कर्नल विनोद। मैं इसे नहीं मान सकती। कोई न कोई उनकी प्रिया अवश्य होगी। प्रिय तो नहीं है, प्रिय कहा जा सकता है, मगर वह कौन है इसे भी सुन लीजिए। सांप, पहाड़, नदी, सागर इत्यादि। कभी कभी सार्विक सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए अपवादित का होना आवश्यक होता है। अरे बाप रे, इतने गाढ़े गाढ़े शब्द, हमीद ने हंसकर कहा। फिर पूछा, आपने तर्कशास्त्र पढ़ा है या दर्शन शास्त्र? दर्शन शास्त्र तथा तर्कशास्त्र के साथ साथ मानस शास्त्र भी पढ़ा है, सीमा ने गंभीरता के साथ कहा। या अल्लाह, रहम करना। हमीद ने छत की ओर देखते हुए ठंडी सांस खींचकर कहा। आपने अभी तक पत्र नहीं पढ़ा? सीमा ने कहा। अब तो पढ़ना ही पड़ेगा, हमीद ने कहा और पढ़ने लगा। लिखा था, सीमा रानी, मैं अत्यंत हर्षित हूं। मैं कैद नहीं हूं, बल्कि तुम सबसे अधिक स्वतंत्र हो। तुम तो नगर में ही कार दौड़ाती फिरती हो, मगर मेरा मन जब चाहता है मैं वायुमंडल की ऊंचाइयों पर भी तैरती हूँ, और जब मन चाहता है सागर की लहरों से भी गुजरती हो। वह मुझे बहुत चाहते हैं। यह तो मैं नहीं कह सकती कि वह केवल मेरे ही है, किंतु मुझे इसकी चिंता भी नहीं है। तुम यह अवश्य सोच रही होगी कि आखिर मेरे वहाँ कौन है, तो सुन लो, वह जो भी हो मेरे प्रियतम है। बिल्कुल उसी प्रकार जैसे एक वह तुम्हारे प्रियतम है। तुमसे मिलने को बहुत दिल चाहता है। तुम्हारे बिना जीवन सूना सूना सा लगता है। मैं तुमसे मिलने की सोच रही थी, मगर अब यह कह रही हूँ कि पहले तुम मुझसे मिलो, ताकि आगे का प्रोग्राम तय किया जा सके। उसके बाद हम बराबर एक दूसरे से मिलते रहेंगे। तो सुनो, परसों रात में, अर्थात शुक्रवार के दिन 26 तारीख को पार्क एवेन्यू में 12वें फ्लैट में मुझसे मिलो। उस फ्लैट में मैं अकेली रहूंगी। मिल रही हो ना? बहुत सारे प्यार के साथ, तुम्हारी वीना। एक बात याद आ गई, तुम मेरी मुक्ति के लिए बड़ी कोशिशें कर रही हो, इसलिए कह रही हो कि तुम्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं कैद में नहीं हूं। पिताजी के मरने का मुझे भी दुख है, मगर अब हो ही क्या सकता है। हमीद ने ठंडी सांस खींचकर कागज और लिफाफा दोनों ही सीमा की ओर बढ़ा दिया। फिर बोला, अब अगर आप कहें तो मैं आपको अवांगारिज्म पर बोर करूं, अर्थात जो कुछ आज है वही जीवन का अर्जित है, भूत और भविष्य बकवास है। क्या मैं वीना से मिलूं? सीमा ने पूछा। मगर यह भी तो संभव है कि यह किसी प्रकार का जाल हो। हाँ, हो सकता है। तो क्या आप इसमें मेरी सहायता नहीं करेंगे? अगर आप मेरी सहायता चाहेंगी तो मैं हाजिर हूं। वीना ने अपने इस पत्र में रंधा की फांसी का कोई उल्लेख नहीं किया है। इसमें आप किस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं? इससे तो यही नतीजा निकलता है कि वीना को इसका विश्वास है कि रंधा को फांसी नहीं होगी। आपका क्या विचार है? मैं भी इसी नतीजे पर पहुंची हूं, सीमा ने कहा। क्या आप मुझे यह बताना पसंद करेंगी कि आपका प्रियतम कौन है? हमीद ने कहा। फिर फौरन वो बोला, क्षमा कीजिएगा, ये आपका निजी मामला है, इसलिए मुझे यह प्रश्न नहीं करना चाहिए था, मगर घटनाओं की गुत्थी सुलझाने के लिए यह प्रश्न करना पड़ा है। सीमा के सलोने चेहरे पर क्षण भर के लिए लालिमा छा गई। फिर उसने कहा, कैप्टन, संसार का हर पुरुष प्रेयसी की भावनाओं से अपनी कल्पनाओं के रंग महल को सजाता है, और संसार की हर नारी का प्रियतम उसे जीवन का सौंदर्य प्रदान करता है। इसलिए मैं यह कह सकती हूँ कि आपकी भी कोई प्रेयसी होगी, मेरा भी कोई प्रियतम है, और कभी अवसर आया तो मैं उसका नाम भी बता दूंगी, मगर अभी नहीं। आइए अब डांसिंग हॉल में चला जाए। हमीद उठ ही रहा था कि अचानक पूरा डाइनिंग हॉल अंधकार में डूब गया। मेजें उलटने लगी, बर्तन टूटने लगे, चीखें उभरने लगी, और उन्हीं चीखों में उसे सीमा की भी चीख सुनाई दी। उसने बौखला कर आवाज दी, सीमा। उत्तर में घुटी घुटी सी आवाज सुनाई दी, जो कुछ दूर से आती हुई मालूम होती थी। हमीद आवाज की ओर दौड़ा, लोगों से टकराया भी, उलझ कर गिरा भी, मगर आवाज की ओर बढ़ता रहा, और जब दरवाजे के निकट पहुंचा तो देखा
कि एक आदमी किसी को भुजाओं पर उठाए चला जा रहा था। हमीद के अनुमान के अनुसार वह इस प्रकार ले जाई जाने वाली सीमा ही हो सकती थी। शोर हो रहा था, लोग गिरते पड़ते भाग रहे थे। क्या हुआ, क्या हुआ? कई आवाजें उभरी और किसी ने चीख कर कहा, ऑडिटोरियम में कई लाशें पड़ी हुई हैं, मादाम जायरे को गोली मार दी गई। हमीद यह सब सुन रहा था, मगर उसका दिमाग केवल सीमा में उलझा हुआ था, इसलिए वह लोगों को धक्के देता हुआ आगे बढ़ता चला जा रहा था। और जब निकट पहुंचा तो उस आदमी की गुद्दी पर भरपूर हाथ मारा। वह आदमी मोह के बल गिरा। सीमा उसके हाथों से छूटकर दूर जा पड़ी थी। हमीद उसकी ओर बढ़ा, मगर उसी समय किसी ने पीछे से उसके सिर पर इतना जोरदार प्रहार किया कि वह संभल न सका और लड़खड़ा कर गिरा पड़ा। फिर क्या हुआ इसका उसे पता नहीं, क्योंकि वह बेहोश हो चुका था। हमीद की आंखें खुली तो उसके कमरे में सूरज की किरणें दाखिल हो चुकी थी। वह चौंक कर उठ बैठा। ध्यानपूर्वक कमरे को देखने के बाद जब उसे विश्वास हो गया कि यह कमरा उसी का है, तो हाथ सिर पर पहुंच गया। कई घूमड़ थे यह, मगर न तो उनमें दर्द था, न किसी प्रकार की जलन या टपक थी। फिर रात की घटनाएं याद आने लगी, और जब याद वहां पहुंच गई जहां उसके सिर पर प्रहार हुआ था और वह लड़खड़ा कर गिरा था, तो वह यह सोचने लगा कि कर्नल विनोद भी वहां अवश्य मौजूद था, वरना उसे वहां कौन लाता। सीधे सीधे किसी अस्पताल भेज दिया गया होता। अंगड़ाई लेकर उठा, कंधे पर तौलिया डाला, टेलीफोन के पास आया और सीमा के नंबर डायल किए। थोड़ी देर तक घंटी बजती रही, फिर किसी पुरुष की आवाज आई, हेलो, मैं कैप्टन हमीद बोल रहा हूं और सीमा से बातें करना चाहता हूं। कुछ क्षणों तक खामोशी छाई रही, फिर सीमा की आवाज आई, हेलो, मैं सीमा बोल रही हूं और मैं कैप्टन हमीद हूं। आपके लिए अत्यंत निश्चिंत था। क्या हुआ था? मैं इस समय किसी प्रकार की बात नहीं कर सकती। ठीक है, फिर बातें होंगी, हमीद ने कहा और संबंध काट दिया। वह समझ गया था कि शायद फोन रिसीव करने वाला टेलीफोन के पास ही खड़ा था, इसलिए सीमा ने कोई बात नहीं की। अवसर मिलते ही फोन करेगी। बहरहाल इतना इत्मीनान तो हो ही गया था कि सीमा सकुशल है। स्नान करके वह नाश्ते की मेज पर पहुंच गया। सामान लगा हुआ था। वह कुछ देर तक तो चमचा मेज पर खटखटाता रहा, मगर जब विनोद नहीं दिखाई दिया तो वह नाश्ता करने लगा। मगर कुछ ही क्षण बाद उकताहट और एकाकी का शिकार हो गया। गर्दन उठाकर नौकर को और देखा, फिर कराट फाड़कर चीखा, क्या मुझे इस नाश्ते की मेज पर अकेले मरना है? कब? कप्तान साहब, नौकर डरकर हकलाने लगा। मैं पूछ रहा हूं कि कर्नल साहब कहाँ है? हमीद ने आंखें निकलकर पूछा। नौकर ने उत्तर देने के बजाय जेब से एक लिफाफा निकलकर हमीद के सामने रख दिया। ये क्या है बे? देख लीजिए साहब। हमीद ने लिफाफा खोलकर अंदर से कागज निकाला। राइटिंग विनोद की था। लिखा हुआ था, बेटे हमीद, रात आर्लेक्चनो वाले तुम्हें उस समय कोठी में पहुंचा गए जबकि मैं मौजूद नहीं था। आने पर तुम्हें देखा, मगर मेरे पास इतना समय नहीं था कि मैं आर्लेक्चनो वालों से कुछ पूछता या तुम्हारे होश में आने की प्रतीक्षा करता, इसलिए कि 1:30 बजे वाली फ्लाइट से लंदन जाना था। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ है। यह पहला अवसर है जबकि तुम्हें रंधा जैसे खतरनाक आदमी से अकेले निपटना है। देखो कि कल 4 बजे सवेरे रंधा को फांसी होती भी है या नहीं। मैं तुम्हें भी अपने साथ ले चलता, मगर विवशता ये थी कि अगर रंधा की फांसी हो भी गई तब भी तुम्हारा काम शेष रह जाएगा। देखो, लड़ाई में सावधानी से बढ़कर कोई दूसरा हथियार नहीं होता, इसलिए पूरी तरह सतर्क रहना। मैं इस बात की कोशिश करूंगा कि लंदन से भी तुमसे संबंध स्थापित रखूं। तुम्हारी सफलता के लिए मैं दुआएं करता रहूंगा। रमेश का ख्याल रखना। तुम्हारा विनोद। हमीद के लिए यह पत्र बड़ा ही विचित्र साबित हुआ था। एक एक शब्द से प्यार और शुद्ध हृदयता टपक रही थी। उसका मन चाहा कि दहाड़े मार मार कर रोना आरंभ कर दे। विचित्र प्रकार की एकाकी और बेबसता का एहसास हो रहा था। उसने अपने को संभाला और सोचने लगा कि आखिर विनोद ने रंधा के बारे में यह सब क्यों लिखा है। सीमा को किसने बचाया और अर्लेक्शनु वाले अस्पताल ले जाने के बजाय कोठी पर क्यों लाए? अब भला नाश्ते में क्या मन लगता? उसने कॉफी पी, पाइप भरकर 2-3 कश लिए, फिर उठकर अपने कमरे में आया। पाइप बुझाकर अलमारी खोली और अपना छोटा वाला ऑटोमेटिक रिवॉल्वर निकाला और उसका चेंबर चेक करने के बाद डबल साइड वाला कोट और पतलून पहना। रेडीमेड मेकअप वाली स्प्रिंग निकालकर नथनों में फिट की और बाहर आ गया। मोटरसाइकिल निकालकर सीधी जेल की ओर रवाना हो गया। जेल के फाटक पर पहुंचकर उसने नथनों से स्प्रिंग निकालकर जेब में रखी, कोट पलटकर पहना और मोटरसाइकिल की नंबर प्लेट बदल दी।
जेलर ने फीकी मुस्कान के साथ उसका स्वागत किया। कोई खास बात? हमीद ने पूछा। अभी तक तो सब कुशल ही है, जेलर ने कहा। यह तो मैं आपको पहले ही बता चुका था कि रंथा से मिलने के लिए उसका वकील और उसके 2 संबंधी आए थे। वह दोनों संबंधी आज 4 बजे संध्या को फिर आएंगे, यह मालूम करने के लिए कि रंथा की लाश उन्हें किस समय दी जाएगी। और कोई नई बात? रंथा की कोठरी पर जो संतरी तैनात है उसकी कुछ सूचनाएं बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे जब से रंथा दूसरी बार आया है उसने एक शब्द भी मुख से नहीं निकाला है। उसका चेहरा इतना बदल गया है कि कुछ लोगों के लिए तो कदाचित शिनाख्त में भी कठिनाई हो, और अक्सर रात में ऐसा महसूस होता है जैसे फुसफुसाहट के से भाव में उससे कोई यह कह रहा हो कि फांसी के तख्ते पर पहुंचने के बाद भी तुम नहीं मर सकते, भरोसा और विश्वास रखो। हमीद उछल पड़ा, फिर पूछा, वह आवाज रंधा की तो नहीं? जी नहीं, वह किसी औरत की आवाज लग रही थी, जेलर ने कहा। प्रकट है कि रंधा की कोठरी में किसी औरत की परछाई का पाया जाना भी असंभव है। पहले तो मैंने यही समझा था कि संतरी का भ्रम रहा होगा, मगर दूसरे और तीसरे संतरी ने भी यही रिपोर्ट दी। मगर आप इत्मीनान रखिए, इस बार न केवल हम ही लोग चौकन्ने और मुस्तैद हैं, बल्कि ऐसी व्यवस्था कर दी गई है कि पक्षी भी पर नहीं मार सकता। अच्छा, मैं सवेरे 5 बजे कल आऊंगा, हमीद कहता हुआ उठा और जेलर से हाथ मिलाकर फाटक की ओर बढ़ा। फाटक से निकलने से पहले ही वह फिर उसी मेकअप में आ गया जिसने वह यहां तक आया था। बाहर निकलकर उसने फिर पहली वाली नंबर प्लेट मोटरसाइकिल में लगाई और उस पर बैठकर चल पड़ा। अब दोपहर हो चली थी और हमीद मोटरसाइकिल उड़ाए चला जा रहा था। रंथा गिरफ्तार हो चुका था, उसका गिरोह टूट चुका था, मगर फिर भी न जाने क्यों उसके मन में यह संदेह बना रहा था कि जैसे ही वह कोठी से निकलेगा वैसे ही उसका पीछा आरंभ हो जाएगा, और इसी आधार पर जो भी गाड़ी उसे अपनी मोटरसाइकिल के पीछे दिखाई देती वह वही समझता कि वह गाड़ी उसके पीछे लगी हुई है। हमीद ने यह सोच रखा था कि कल वह सीमा के साथ पार्क एवेन्यू जाएगा, मगर वहां जाने से पहले वह एक बार अकेले पार्क एवेन्यू जाकर 12 नंबर वाला फ्लैट देख लेना चाहता था। उसका विचार था कि उस फ्लैट में जो भी रहता होगा उसका कुछ न कुछ संबंध उस लोगों से अवश्य होगा जिनके पास वीणा है। अब हमीद रेलवे पुल से आगे बढ़ गया था और अब शहर का खास इलाका भी समाप्त हो गया था। मोटरसाइकिल उस बाजार से गुजर रही थी जो नगर का रेड लैंप एरिया या सबसे अधिक चहल पहल वाला एरिया समझा जाता था। उसी एरिया के भीतरी भाग में सेठ दुमीचंद की कोठी थी। हमीद ने मोटरसाइकिल रोककर उस गली की ओर देखा जिसमें दुमीचंद की कोठी थी। ऐसा लग रहा था जैसे लोग दुमीचंद की हत्या को भूल चुके हैं और उन नौजवानों को भी सब्र आ गया है जो वीणा को देखकर ठंडी आह भरा करते थे। हमीद ने भी लंबी सांस खींचकर मोटरसाइकिल स्टार्ट की। उसी समय गली में एक कार दिखाई पड़ी जिसकी ड्राइवर सीट पर वही आदमी बैठा हुआ था जिसे कल हमीद ने आर्लेक्चनो में सीमा के साथ देखा था। पिछली सीट पर दुमीचंद का लड़का प्रकाश बैठा हुआ था जिससे हमीद की इतनी अच्छी मुलाकात थी कि उसे मित्रता ही कहा जा सकता था। वह कार हमीद के निकट ही से गुजर गई। प्रकाश ने उसे देखा भी था मगर कार रुकी नहीं, आगे बढ़ती चली गई। हमीद ने उसकी कार के पीछे अपनी मोटरसाइकिल लगा दी। उसे रह रहकर प्रकाश पर क्रोध आ रहा था जिसने उसे देखने के बाद भी उपेक्षित कर दिया था, मगर थोड़ी ही दूर जाने के बाद उसे अपने क्रोध पर हंसी आ गई, इसलिए कि वह तो मेकअप में था, फिर प्रकाश भला उसे कैसे पहचान सकता था। एक क्षण के लिए उसने सोचा कि प्रकाश ही तो है, फिर पीछा करने से क्या लाभ, मगर दूसरे ही क्षण वह आदमी याद आया जो कार ड्राइव कर रहा था। वह हमीद की नजरों में पहले से ही संदिग्ध था, मगर जब से सीमा ने उसके बारे में बताया था तब से उसे उस आदमी से और अधिक दिलचस्पी पैदा हो गई थी और उसने यह निश्चय कर लिया था कि अवसर पड़ने पर वह खुद उससे खुलकर बातें करेगा। बात केवल उसी आदमी की नहीं थी बल्कि रात के उत्पात ने और उलझन पैदा कर दी थी। हमीद की समझ में यह नहीं आ रहा था कि जब रंधा गिरफ्तार हो गया तो फिर वह लोग कौन हो सकते हैं जिन्होंने सीमा का अपहरण करने की कोशिश की थी और मादाम जायरे का कत्ल किया था। उसने यह समझने की बहुत कोशिश की थी कि आखिर मादाम जायरे को क्यों कत्ल किया गया, उसे किस खाने में रखा जाए, मगर समझ में न आ सका था। मगर वह अब यह भी सोच रहा था कि आर्लेक्चनो जाकर मादाम जायरे के प्रति भी छानबीन करनी चाहिए। विनोद की अनुपस्थिति के कारण उसे एक प्रकार से नई जिम्मेदारी का एहसास हो गया था और फिर वह एकदम से चौंक पड़ा, इसलिए कि अब उसकी मोटरसाइकिल उस सड़क पर आ गई थी जो पार्क एवेन्यू की ओर जाती थी।
प्रकाश वाली कार उसके आगे बढ़ती जा रही थी। पार्क एवेन्यू के फ्लैटों के सामने पहुंचकर प्रकाश वाली गाड़ी रुक गई। हमीद ने भी जल्दी से अपनी मोटरसाइकिल रोक दी, मगर नीचे उतरा नहीं। सीट पर बैठा हुआ वह दाहिनी ओर देख रहा था, मगर वास्तव में वह कनखियों से प्रकाश वाली कार को ही देख रहा था। कार से प्रकाश और वह कार ड्राइव करने वाला आदमी, जिसे ड्राइवर ही कहना उचित होगा, नीचे उतरे और बी ब्लॉक के फ्लैटों की ओर बढ़ने लगे। हमीद भी सीट से नीचे उतरा और उनके पीछे पीछे काफी फासला देकर चलता रहा। यहाँ तिजारती कंपनियों के बोर्ड भी नजर आ रहे थे, जिनसे यह साबित होता था कि उन कंपनियों के ऑफिसेज भी यही हैं। हमीद को आश्चर्य हो रहा था कि आखिर बात क्या है जो उन दोनों में से किसी ने भी एक बार मुड़कर पीछे नहीं देखा। बस वह चले जा रहे थे। फिर जब वह दोनों 12 नंबर के फ्लैट में दाखिल हुए तो हमीद की खोपड़ी हवा में नाचने लगी, इसलिए कि वीना ने इसी फ्लैट में सीमा को बुलाया था। और दूसरी चौंका देने तथा आश्चर्य में डालने वाली बात यह थी कि इस फ्लैट पर मिस्टर ए के राय एडवोकेट के नाम की परिचय पट्टिका लगी हुई थी। हमीद रुककर बड़े ध्यान से परिचय पट्टिका देखने लगा। यह वही ए के राय एडवोकेट था जिसने रंधा के मामले में रंधा की ओर से उसके मुकदमे की पैरवी की थी। फौजदारी का इतना प्रसिद्ध वकील था कि नगर का हर आदमी उसे जानता था। फिर वह सीढ़ियां चढ़ता हुआ ऊपर पहुंचा। यही उसका ऑफिस था। उसके सेक्रेटरी पी.ए. तथा क्लर्क यहीं बैठते थे। मुकदमों की फाइलें भी यहीं रहती थी। इस समय भी बहुत सारे लोग अंदर नजर आ रहे थे, जिसमें से कुछ ऊँघ रहे थे, कुछ मौन थे और कुछ क्लर्कों से कानाफूसी कर रहे थे। अंदर का वातावरण शांत भी था और सनसनीपूर्ण भी। हमीद दरवाजे से बाहर ही खड़ा अंदर का दृश्य देखता रहा। प्रकाश और ड्राइवर चेंबर के अंदर गए और 5 ही मिनट में बाहर निकले। हमीद उनसे कुछ पूछना ही चाहता था कि उसे सीमा नजर आई। कदाचित वह भी उन दोनों के बाद चेंबर से निकली थी, इसलिए उन दोनों से कुछ पूछने का विचार उसने स्थगित कर दिया। वह दोनों उसके निकट से ही होते हुए नीचे चले जाने के लिए सीढ़ियों की ओर बढ़ गए और वह वहीं खड़ा सीमा के बाहर निकलने की प्रतीक्षा करने लगा। और फिर जैसे ही सीमा बाहर निकलकर सीढ़ियों की ओर बढ़ी, हमीद ने उसका मार्ग रोककर उसे सलाम किया। सीमा के चेहरे पर विस्मय के लक्षण उत्पन्न हुए। उसने विचित्र नजरों से हमीद की ओर देखा, फिर पूछा, कहिए। और तब हमीद को एहसास हुआ कि वह मेकअप में है और सीमा का चकित हो जाना उचित है। उसने अत्यंत कोमल स्वर में कहा, मैं आपसे एकांत में कुछ बातें करना चाहता हूं। सीमा एकदम से भड़क उठी और आंखें तरेर कर बोली, आप होश में है या नहीं? हम एक दूसरे के लिए अपरिचित हैं, फिर आप मुझसे एकांत में क्या बात करेंगे? नाराज होने की आवश्यकता नहीं है देवी जी, हमीद ने मुस्कुराकर कहा। हम दोनों एक दूसरे से भलीभांति परिचित हैं। हमीद की मुस्कान ने सीमा के क्रोध पर घी का काम किया। उसने तीव्र स्वर में कहा, मैं आप जैसे नौजवानों को अच्छी तरह जानती पहचानती हूँ। कुशल इसी में है कि मेरा रास्ता छोड़ दीजिए, वरना अच्छा नहीं होगा। हमीद उसके सामने से हट गया और वह तेजी के साथ आगे बढ़ गई। हमीद उसे सीढ़ियां तय करते हुए देखता रहा, फिर नथनों से स्प्रिंग निकालकर जेब में रखा और कोट उलटकर पहनता हुआ सीढ़ियों की ओर बढ़ा। नीचे पहुंचा तो प्रकाश की मोटर स्टार्ट हो चुकी थी और सीमा अपनी कार में बैठने जा रही थी। फिर जैसे ही दरवाजा खोलकर ड्राइविंग सीट पर बैठी, वैसे ही हमीद उसके सामने आ गया। ओह कैप्टन, हेलो माय गॉड। इस समय अगर मैंने कुछ और मांगा होता तो मुझे मिल गया होता। मैं आप ही के बारे में सोच रही थी और मैं सारी दुनिया का चक्कर लगाकर यहां पहुंचा हूं। हमीद ने मुंह बनाकर कहा, आपने फोन के इंतजार में दिन सूख गया। दिन सूख गया या आप सूख गए? सीमा ने शरारत भरे स्वर में कहा, फिर गंभीर होकर बोली, मैंने फोन किया था मगर आप मौजूद नहीं थे। क्या हम इसी प्रकार खड़े और बैठे बातें करते रहेंगे? हमीद ने कहा, ओह क्षमा कीजिएगा, आइए बैठिए। नहीं, मैं मोटरसाइकिल से यहां आया हूं और उसी से वापस जाऊंगा। आप आर्लेक्चनो पहुंचिए। आर्लेक्चनो? सीमा ने भयपूर्ण स्वर में कहा। हाँ, डरने की आवश्यकता नहीं है, हमीद ने कहा। मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगा। बहुत सारी बातों की सफाई वहीं हो सकेगी। सीमा ने फिर कुछ नहीं कहा और कार स्टार्ट कर दी। हमीद ने उसकी कार के पीछे अपनी मोटरसाइकिल लगा दी। एक जगह सन्नाटा पाकर हमीद ने मोटरसाइकिल रोक दी। जल्दी से कोट उलटकर पहना, नथनों में स्प्रिंग फिट किए, फिर मोटरसाइकिल स्टार्ट कर दी। आर्लेक्चनो के गेट में दाखिल होने के बाद हमीद ने अपनी मोटरसाइकिल रोक दी
और नीचे उतरकर सीमा की कार की ओर बढ़ा। सीमा कार रोककर नीचे उतर रही थी। हमीद झपटकर उसके सामने पहुंच गया। सीमा ने उसे देखते ही क्रोध भरे स्वर में कहा, तुम फिर आ गए, बड़े निर्लज्ज मालूम होते हो। शायद तुम मुझे जानते नहीं। क्या यही चाहते हो कि मैं यहीं सैंडलों से तुम्हारी पिटाई आरंभ कर दूं? हमीद ने भयभीत हो जाने का अभिनय करते हुए इधर उधर देखा। चारों ओर सन्नाटा था। उसने नथनों से स्प्रिंग निकाला और सीमा चौंक कर एक कदम पीछे हट गई। फिर विस्मय और भय से भरे हुए स्वर में बोली, तो वह भी आप ही थे? हाँ, हमीद ने कहा। शेष बातें मेज पर होंगी। कुछ मसलहतों के आधार पर मैं लोगों की नजरों में आना नहीं चाहता। बात समाप्त करके हमीद ने फिर नथनों में स्प्रिंग डाल लिए और सीमा को लिए हुए हाल की ओर बढ़ा। मेरा विचार है कि कैबिन में बैठा जाए, सीमा ने कहा। यह उचित नहीं होगा। क्यों? सीमा ने आश्चर्य के साथ पूछा। मैं आपसे कुछ आवश्यक बातें करना चाहता हूं। कैबिन में बैठकर बातें करने से इसकी भी संभावना है कि कोई पर्दे से लगकर हमारी बातें सुन ले, लेकिन हाल में बैठने से इसकी संभावना नहीं रहेगी, इसलिए कि हम सबको देखते रहेंगे और इस प्रकार हमारी बातें सुनने का किसी को अवसर न मिल सकेगा। समझी? ठीक कह रहे हैं आप। दोनों हाल में आकर एक मेज पर बैठ गए। गत रात्रि के उत्पात का प्रभाव अब भी नजर आ रहा था। बहुत ही कम लोग दिखाई दे रहे थे और बैरे भी भयभीत नजर आ रहे थे। हमीद ने एक बैरे को संकेत से बुलाकर पहले आर्डर दिया, फिर पूछा, मादाम जायरे की दशा अब कैसी है? डॉक्टर ने कहा है कि अब खतरे से बाहर है। कहाँ गोली लगी थी? बाईं भुजा पर। और किसी को भी गोली लगी थी? जी नहीं, केवल छर्रे लगे थे जिनके कारण साधारण जख्म आए थे। गोली चलाने वाला तो पकड़ लिया गया होगा? हमीद ने पूछा। जी नहीं, अभी तफ्तीश हो रही है। पुलिस वाले यहां नहीं दिखाई दे रहे हैं। जी, सवेरे कोतवाली इंचार्ज इंस्पेक्टर जगदीश और इंस्पेक्टर आसिफ साहब आए थे, मगर यह तो पता चल ही गया होगा कि गोली कहां से चलाई गई थी। जी हां, ग्रीन रूम के साइड स्क्रीन वाले भाग से चलाई गई थी। बेचारी मादाम जायरे, हमीद ने थरारी सांस खींचकर कहा। भला उनसे किसी की क्या दुश्मनी हो सकती थी? उन्होंने किसी का क्या बिगाड़ा था? ऐसा न कहिए साहब, बहरा ने कहा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि देखने में भोले लगने वाले आफत के प्रकाले साबित होते हैं। तो क्या मादाम जायरे भी? मैं नहीं जानता साहब कि उनकी किसी से शत्रुता थी या नहीं, बहरा ने बात काटकर कहा। या उन्होंने किसी को हानि पहुंचाई थी या नहीं, मगर इतना अवश्य जानता हूं कि लोग उनसे प्रसन्न नहीं थे, उनकी ओर से संदिग्ध थे। हाँ साहब, केवल काफी हो या कुछ और भी? सैंडविचेस, हमीद ने कहा और बैरा चला गया। हाँ देवी जी, हमीद ने सीमा से कहा। अब आप सुनाइए, कल रात आप यहां से अपने कैसे पहुंची थी? मैं बहुत परेशान हूं कैप्टन, सीमा ने कहा। फिर बड़ी बेतकल्लुफी से बोली, फिर किसी वक्त मजाक कर लेना। कमाल है, भला इसमें मजाक की क्या बात है? फिर क्या है? क्या आपने मुझे मेरे घर नहीं पहुंचाया था? हमीद खिलखिलाकर हंस पड़ा, फिर बोला, मैं तो यह समझ रहा था कि तुमने मुझे मेरे घर पहुंचाया होगा। क्या बात हुई? सीमा उसे विचित्र नजरों से देखने लगी। शायद तुम अब तक मेरी बातों को मजाक ही समझ रही हो। तो फिर क्या समझो? इस पर हमीद ने कल रात वाली बातें बताते हुए कहा। तुम्हारी चीख सुनकर मैं तुम्हें बचाने के लिए दौड़ा था, मगर इस बुरी प्रकार मार खाकर गिरा था कि बेहोश हो गया था। मगर जब आंख खुली थी तो मैंने अपने आप को अपने घर के स्लीपिंग रूम में मसहरी पर पड़ा पाया था। सीमा ने इस प्रकार हमीद की ओर देखा जैसे उसे हमीद की बातों पर विश्वास न हुआ हो। फिर वह कहने लगी, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या कह रहे हैं। वैसे मेरी कहानी भी सुन लो। जब यहाँ हाल में अंधेरा हुआ था तो कुछ लोगों ने मुझे अपने बंधन में लिया था। फिर मैंने उनके बंधन से अपने को मुक्त भी देखा और अंधेरे के बावजूद आपको पहचान भी लिया था। लोग भागे जा रहे थे और उन्हीं के रेले में मैं भी आगे की ओर खिसकती जा रही थी। इसी प्रकार जब कंपाउंड में पहुंची थी तो एक सिपाही ने बड़ी शिष्टता से मुझे सलाम किया था। फिर मुझे मेरी कार में बैठाकर मुझे मेरे घर तक पहुंचाया था। उसने मुझसे यही कहा था कि वह यह सब कुछ कैप्टन की आज्ञा पर कर रहा है। तुमने यह कैसे समझ लिया कि वह सिपाही था? हमीद ने पूछा। उसकी वर्दी से। उसकी हुलिया क्या थी? काफी आयु का आदमी था, दाढ़ी और मूंछों के बाल पके हुए थे। तुमसे उसने मेरे बारे में और कुछ नहीं पूछा था? हमीद ने प्रश्न किया। पूछा था। उसने उत्तर दिया था कि कैप्टन हमीद उन लोगों का पीछा कर रहे हैं जिन्होंने आप पर हमला किया था। तुम्हारे घर पर कोई खास बात? कोई खास बात नहीं। हमीद को ऐसा लगा जैसे सीमा कुछ छिपा रही हो।
इसलिए उसने पूछा, मगर जब मैंने तुम्हें फोन किया था तब उस समय कुछ लोग बैठे हुए थे। सीमा ने जल्दी से बात काट कर कहा, और मैं उन पर यह प्रकट करना नहीं चाहती थी कि मैं आपके पास थी या यह कि मैं आर्लेक्चनो गई थी। मिस्टर राय या रंधा का वकील या पार्क एवेन्यू का 12 नंबर वाला फ्लैट, मेरा विचार है कि यह तीनों वस्तुएं एक ही हैं। हाँ, सीमा ने कहा। और वीना ने कल रात में तुम्हें उसी फ्लैट पर मिलने के लिए बुलाया है? हाँ। तो फिर इस समय तुम वहां क्यों गई थी? हमीद ने पूछा। मैं उस ओर यह पता लगाने गई थी कि पार्क एवेन्यू के बाहर नंबर वाले फ्लैट में कौन रहता है। वीना यहाँ किस प्रकार आएगी, और यह कि अगर हम लोग उससे मिलने गए तो किसी कठिनाई या विपत्ति में तो नहीं पड़ जाएंगे। मगर मैंने तो तुमको वकील के चैम्बर से निकलते हुए देखा था। मैं चैम्बर में इसलिए गई थी कि मिस्टर राय से बातें करके वीना के प्रति कुछ मालूम कर सकूं। तो बातें हो पाई थी। हाँ। नतीजा क्या निकला? कुछ नहीं। मिस्टर राय कुछ क्षणों तक तो रस्मी बातें करते रहे, फिर कहने लगे कि कानून का पहला सिद्धांत यह है कि चाहे 10,000 अपराधी छूट जाए मगर किसी निर्दोष को सजा ना होने पाए। फिर कहने लगे कि मैं इसी सिद्धांत को मानता हूं और इसी कोशिश में रहता हूं कि किसी निर्दोष को सजा ना होने पाए। उसके बाद रंधा का जिक्र करते हुए कहने लगे कि रंधा के साथ कानून को इतना कठोर दंड देकर निर्दयता का व्यवहार नहीं करना चाहिए था। फांसी की सजा तो उन लोगों को मिलनी चाहिए जो पूरे समाज को कत्ल कर रहे हैं। रंधा तो केवल कुछ लोगों को उस समय कत्ल करता था जब वह उसकी मांग पूरी नहीं करते थे। मैं कहता हूं कि तुमने वीना के बारे में भी कुछ बातें की थी या नहीं? हमीद ने झल्लाकर पूछा। मेरे पूछने के पहले वह कहने लगे थे कि रंधा को फांसी से किसी को क्या लाभ पहुंच सकता है, अतिरिक्त इसके कि एक जान और चली जाएगी। जो लोग मार डाले गए वह जिंदा नहीं हो सकते। जिनके माल लूटे गए वह न तो बरामद हो सके और न उनको वापस मिले जो उनके पाने के सही अधिकारी थे। यहाँ तक कि सेठ दूमीचंद की लड़की का जो अपहरण हुआ था वह भी न मिल सकी, और रंधा की फांसी के बाद पुलिस को उसके मिलने की आशा नहीं। मिस्टर राय को इसका विश्वास है कि रंधा को फांसी हो जाएगी? हमीद ने पूछा। यह तो मैं नहीं जानती। वैसे वह यही कह रहे थे कि एक सच्चे और ईमानदार वकील के समान वह आज फिर रंधा की जान बचाने की अंतिम कोशिश करेंगे। तुमने अपने ड्राइवर साहब को देखा था? हमीद ने पूछा। फिर खुद ही कहने लगा, वह भी दूमीचंद के लड़के प्रकाश के साथ वहां गए थे। आखिर तुम उनके पीछे क्यों पड़ गए हो? बड़े आदर से उसका उल्लेख कर रही हो, हमीद ने व्यंग भरी मुस्कान के साथ कहा। फिर गंभीर होता हुआ बोला, बात वास्तव में यह है कि जब कोई बात मेरी समझ में नहीं आती है तो मुझे उसकी कुरेद हो जाती है। वह ड्राइवर साहब मुझे रहस्यपूर्ण आदमी मालूम पड़ते हैं। कभी मुझे ऐसा लगता है जैसे वह आदमी मेरा देखा हुआ है, और कभी ऐसा लगता है जैसे मुझे उस आदमी की तलाश है। सुनिए कप्तान साहब, सीमा जरूरत से ज्यादा गंभीर होकर बोली, वह ड्राइवर साहब मेरे मित्र हैं, इसलिए मैं उनके विरुद्ध एक शब्द भी सुनना नहीं चाहती। उनके बारे में अगर आप पता लगाना चाहेंगे तो मैं आपको मना नहीं करूंगी, मगर आप उनके बारे में मुझसे कुछ भी नहीं मालूम कर सकते। वह तुम्हारे कैसे मित्र हैं कि उन्होंने तुमसे बात करना भी पसंद नहीं किया? हमीद ने चुभते हुए स्वर में कहा। मैं इस पर किसी प्रकार की समालोचना नहीं कर सकती। इस मध्य बेरा आर्डर की चीजें लाकर रख गया था और सैंडविचेस खाने के बाद अब दोनों कॉफी की चुस्कियां ले रहे थे। तुम्हारे ड्राइवर को प्रकाश किस हैसियत से जानता है? हमीद ने पूछा। यह तो मैं भी नहीं बता सकती, और सच्ची बात तो यह है कि मैं जानती ही नहीं। आज प्रथम बार मैंने दोनों को एक साथ देखा था। हमीद ने कुछ नहीं कहा। कुछ ही क्षण बाद बैरा ने बिल लाकर सामने रख दिया। हमीद ने बिल पेमेंट किया, फिर उठना ही चाह रहा था कि सीमा ने कहा, तो रंधा को फांसी हो जाएगी? हाँ, हमीद ने कहा, मगर सुना तो यह जा रहा है कि जिस आदमी को फांसी दी जाएगी वह रंधा नहीं है। रंधा फरार हो चुका है। यह असंभव है। रंधा के आदमी अभी जीवित है। क्या वह रंधा को बचाने का यत्न नहीं करेंगे? जो भी हो, मगर मैं इतना जानता हूं कि रंधा को कल सवेरे का सूरज देखना नसीब नहीं होगा। हमीद ने कहा और एक झटके के साथ उठ खड़ा हुआ। फिर सीमा की आंखों में देखता हुआ बोला, मगर अब मेरे लिए रंधा से कहीं अधिक महत्वपूर्ण तुम्हारी ड्राइवर साहब, तुम्हारी वीना और तुम खुद हो। मैं? सीमा ने उठते हुए कहा। भला मैं क्यों? इसलिए कि तुम बहुत सारी बातें छिपाए हुए हो। जो पूछता हूं उसका गोलमोल उत्तर देती हो, टाल भी जाती, और इस प्रकार मुझे सच्चाई तक नहीं पहुंचने दे रही हो। कैप्टन, मैं केवल इतना ही कहूंगी कि तुम मेरे प्रति भ्रम में हो।
हमीद ने कुछ नहीं कहा, खामोशी से दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। सीमा भी उसके पीछे थी। कंपाउंड में पहुंचकर सीमा ने पूछा, कल रात का प्रोग्राम? कल दोपहर में तय होगा, हमीद ने कहा और उस ओर मुड़ गया जिधर उसने अपनी मोटरसाइकिल खड़ी की थी। सीमा भी हमीद का उत्तर सुनने के बाद अपनी कार की ओर बढ़ गई थी। हमीद अब सीधा घर की ओर जा रहा था। विनोद की अनुपस्थिति के कारण वह मानसिक थकावट का शिकार हो गया था। घर पहुंचते पहुंचते उसे ऐसा लगने लगा था जैसे वह सालों से मोटरसाइकिल पर बैठा सफर कर रहा हो। मोटरसाइकिल गैराज में खड़ी करके वह अपने कमरे में पहुंचा और बिना कपड़े उतारे ही बिस्तर पर ढेर हो गया। दूसरे ही क्षण वह गहरी नींद सो रहा था। आंख खुली तो कमरे में गहरा अंधेरा था। उसने अपनी रेडियम डायल वाली रिस्ट वॉच देखी। 7 बज रहे थे। उसने उठकर सबसे पहले स्विच ऑन किया, मगर अंधेरा दूर नहीं हुआ। वह चौंक कर घूमना ही चाहता था कि गर्दन के पिछले भाग पर कोई ठंडी सी वस्तु आ लगी और फिर उसे किसी की मंद सी फुफकार सुनाई दी, चुपचाप बाहर की ओर चलो। हमीद को जीवन में प्रथम बार इस प्रकार की दुर्घटना से दोचार होना पड़ा था। आज तक ऐसा नहीं हुआ था कि विनोद की कोठी में दाखिल होकर किसी ने ऐसा दुस्साहस किया हो। यही वह अनुभूति थी जिसने उसे बौखला दिया था और उसके हाथ पांव फूल गए थे। वह चुपचाप दरवाजे की ओर बढ़ गया। गर्दन से वह ठंडी वस्तु लगी रही। बाहर निकलने के बाद भी वह वस्तु उसी प्रकार गर्दन से लगी रही। पूरी कोठी और पूरा कंपाउंड अंधकार में डूबा था। इतना गहरा सन्नाटा छाया हुआ था कि हमीद का दम घुटने लगा था। रखवाली करने वाले कुत्ते तो खैर रात में 12 बजे खुलते थे, मगर नौकरों की आवाजें भी नहीं आ रही थी। यद्यपि अभी 7 ही बजे थे, मगर जाड़ी का मौसम होने के कारण अच्छी खासी रात मालूम हो रही थी। गेट पर अंदर की ओर एक कार खड़ी थी और उसके पास ही 2 आदमी इस प्रकार खड़े थे कि सड़क पर से देखे नहीं जा सकते थे। कार की अगली और पिछली दोनों सीटों के दरवाजे खुले हुए थे। हमीद जैसे ही कार के निकट पहुंचा, उन दोनों आदमियों ने उसे जकड़ लिया और फिर हमीद को जकड़े हुए ही पिछली सीट पर बैठ गए और उस आदमी ने द्वार बंद कर दिया जो हमीद को रिवॉल्वर के जोर पर यहां तक लाया था। फिर उसने ड्राइविंग सीट पर बैठकर अपनी ओर का दरवाजा बंद किया और कार स्टार्ट कर दी। कार जब गेट से बाहर निकली तो हमीद ने रीढ़ की हड्डी तोड़ देने वाली खौफनाक आवाज सुनी, कैप्टन हमीद, आज तुमको केवल वार्निंग दी गई है, मगर कल तुमको मौत का संदेश मिलेगा। इसका मतलब यह हुआ कि कल तक मैं जिंदा रहूंगा। हमीद ने निर्भय होने का प्रमाण देने के लिए चहक कर कहा, उन तमाम लोगों को जिन्होंने रंधा की गिरफ्तारी में भाग लिया है, जैसे तुम, रमेश, इंस्पेक्टर आसिफ और सीमा इत्यादि, और उन समस्त लोगों को जिन्होंने रंधा के विरुद्ध गवाही दी है, कल से सजा दी जाएगी। तो फिर कल क्यों? ही जो सजा देनी हो वो दे दो। नहीं, आज नहीं। आज तो तुम्हें, आसिफ को, रमेश को और सीमा को बस वार्निंग दी जा रही है। सवेरे 9 बजे तुम लोग फिर अपने घरों पर होंगे और यदि फांसी का ड्रामा खेला गया तो फिर कल के बाद रंधा अपने हाथों से तुम लोगों को मौत के घाट उतार देगा। तो तुम लोग यह समझ रहे हो कि रंधा को फांसी नहीं होगी? हाँ, इसकी संभावना है, और अगर हो गई तो फिर रंधा तुम लोगों को दंड देगा। फांसी पाने के बाद रंधा दंड देगा। हाँ 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 हाँ, हमीद ने अट्टहास लगाते हुए कहा। तुम बड़े दिलचस्प आदमी मालूम होते हो दोस्त। अधिक बहादुरी दिखाने की आवश्यकता नहीं है कप्तान साहब। ड्राइविंग सीट से आवाज आई, इसी में अनुमान लगा लो कि तुम्हें तुम्हारी कोठी से इस प्रकार ले जाया जा रहा है। तुम लोग हमारे सामने चूहों के समान तुच्छ हो। बस मुझे एक बात का दुख है, वह भी बता दो, हमीद ने कहा। कर्नल विनोद होता तो उसे भी इसी प्रकार बांधकर ले जाता और उसे अजायब खाने में रखता। तुम कौन हो? हमीद ने पूछा कि क्या तुमने रंधा की आवाज कभी नहीं सुनी? केवल एक बार सुनी थी, तब भी तुम्हें पहचान लेना चाहिए था। तुम झूठे हो, हमीद ने तीव्र स्वर में कहा। रंधा जेल में है, तुम रंधा नहीं हो सकते। शोधे, ड्राइविंग सीट से गर्जना सुनाई दी। इसके जबड़े पर एक घूसा जड़ दो। यह असभ्य है, इसने मुझे झूठा कहा है। और फिर प्रथम इसके कि हमीद अपना बचाव कर सकता। जबड़े पर इतना शानदार घूसा पड़ा कि न केवल तारे बल्कि आंखों के सामने चांद सूरज तक नाच गए और फिर कुछ याद नहीं रह गया। रात का समय था। सर्दी इतनी अधिक बढ़ गई थी कि सरला दांत कटकटाने लगी थी। वह अभी तक जाग रही थी। जागने का कारण यह था कि रमेश ने कहा था कि वह 11 बजे तक अवश्य आ जाएगा, मगर इंतजार करते करते अब 12 बज रहे थे।
घबराकर वह फ्लैट से बाहर निकल आई। सड़क की ओर देखा जो अब बिल्कुल सुनसान पड़ी थी। वह कुछ देर तक सड़क की ओर देखती रही। फिर उसे ख्याल आया कि रमेश की मोटरसाइकिल तो यही है, फिर क्यों ना वह न्यू स्टार के ऑफिस ही पहुंच जाए। इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद वह अंदर आई। ओवरकोट पहनकर रिवॉल्वर जेब में डाला, दूसरे जेब में सिगरेट का एक पैकेट डाला और गैराज से रमेश की मोटरसाइकिल निकाली। मगर अभी उसे स्टार्ट भी न करने पाई थी कि न जाने किधर से आकर 3 आदमियों ने उसे घेर लिया। उसमें से केवल एक के हाथ में रिवॉल्वर था। सरला भौचक्का रह गई। तुम शोर नहीं मचाओगी अच्छी लड़की, वरना यह रिवॉल्वर भी शोर मचाना नहीं जानता, रिवॉल्वर वाले ने कहा। सरला ने उन्हें ध्यानपूर्वक देखा। तीनों के चेहरों पर नकाब पड़े हुए थे। जिसके हाथ में रिवॉल्वर था वह लंबे कद का स्वस्थ आदमी था। शेष दोनों भी स्वस्थ ही थे, मगर नाटे कद के थे। मैं नहीं समझ सकती कि तुम लोग कौन हो और तुम्हारी इस हरकत का क्या अर्थ होता है, सरला ने अपनी समझ में अकड़ कर कहा। मगर सच्ची बात तो यह थी कि उसकी आवाज भीख मांग रही थी। सुनो, हम तुम्हें किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाएंगे, रिवॉल्वर वाले ने कहा, मगर इस बार उसके स्वर में कोमलता थी। हम तुम्हें केवल यह सूचना देने आए हैं कि आज की रात अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमने हमीद को गिरफ्तार कर लिया है और अभी थोड़ी ही देर पहले तुम्हारे साथी रमेश को भी गिरफ्तार करके एक जगह भेज दिया गया है। इंस्पेक्टर आसिफ भी रमेश के साथ ही था, इसलिए उसे गिरफ्तार करने में किसी प्रकार की कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा था। और अब हम यहाँ से सीधे सीमा के यहाँ जाएंगे, इसीलिए कि उसे भी गिरफ्तार करना है। मगर क्यों, सरला ने पूछा। इसीलिए कि तुम और उन लोगों ने जिनके नाम अभी मैंने लिए हैं, रंधा की गिरफ्तारी में भाग लिया था। तुम तथा इन लोगों के विचार में आज रंधा की फांसी की रात है, इसीलिए तुम सबको आज की रात कैद में रहना है। कल सवेरे तुम सब लोग छोड़ दिए जाओगे, और यदि रंधा को फांसी हो गई तो वह रंधा एक जान के बदले 4 जानें लेगा। तुम्हारी बात मेरी समझ में नहीं आई। क्यों नहीं समझी? फांसी तो रंधा ही को होने वाली है ना, सरला ने पूछा। हाँ, तो फिर फांसी पा जाने के बाद वह किसी की जान कैसे ले सकता है? वह तो मर चुका होगा। रिवॉल्वर वाले ने अट्टहास लगाया और बोला, रंधा कभी नहीं मर सकता। पता नहीं तुम क्या बकवास कर रहे हो, मैं तो कुछ भी नहीं समझी, सरला ने झल्लाकर कहा। और मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं तुमको समझाऊं, इसलिए अब अपनी चोंच बंद ही रखो। कदाचित तुम कहीं जा रही थी? हाँ, तो अपना इरादा बदल दो, सीट से नीचे उतरो और फ्लैट के अंदर चलो। वीडियो अच्छी लगे हो तो इसे लाइक करें और ऐसी ही मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।